हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है? तो मैं स्क्रीन पे आ जाऊं? अगर आप लोगों को मेरी आवाज बढ़िया आ रही है तो क्या मैं स्क्रीन पे आ जाऊं? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जरा चैट में लिख के तो बता दो भाई। कहाँ गए प्यारे प्यारे बच्चे? जरा चैट में लिख के बताओ फटाफट से। हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है जिंदगी? कैसे हो सब? एक बार जल्दी से बता दो चैट में। अगर सब बढ़िया, सब चंगा सी, बताओ जल्दी से कैसे हो सभी? हेलो 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 हेलो, भूत बालक बालिकाओ, क्या लिख रहे हो चैट में? हैं? आज ईयरफोन लेकर बैठना क्यों? ईयरफोन लेकर बैठना क्या हो गया? अच्छा, चैप्टर। यार, बहुत ही गलत लोग हो तुम, बहुत ही। चलो, सब आ गए, सब आ गए। हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसी चल रही है सभी लोगों की जिंदगी? प्यारे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। हाँ जी, कैसी चल रही है जिंदगी? भाई साहब, भाई साहब, आज जिस स्पीड से चैट भाग रही है ना, मैं देख रहा हूँ भाई, चैट भाग रही है। देखो क्या भाग रही है स्पीड से। एकदम ऐसा हो गया है चैट ऐसे, मतलब मैं अभी तक 6 7 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, बट इस रफ्तार की चैट मैं पहली बार देख रहा हूँ पूरे बैच के अंदर। और रीजन क्लियर है, रीजन है चैप्टर का नाम, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। भाई बहुत, तुम्हारी चैट को क्या हो गया है आज? दुनिया जहां के सारे बच्चे पढ़ने आए हैं, ऐसा क्या है भाई? तुम पागल वागल हो गया बिल्कुल ही? ऐसा क्या हो गया? चलो, चलो इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, बट उससे पहले कुछ कुछ प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे। प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे। ये दो तीन जो लड़के हैं स्पेशली, अगर इन्होंने उल जुलूल सवाल पूछे क्लासेस के दौरान, तो इनका मैं उल जुलूल ही बनाऊंगा कुछ ठीक है, बैच से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये देखो आना स्टार्ट हो गए भैया। इस चैप्टर का प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा? रुको, देख रहे हो? देख रहे हो? ये पढ़ेगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा उसमें, समझ रहे हो बात? तो ट्राई कर लेना चुपचाप, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज तो सवाल पूछेंगे। तुम मुझे अपना स्कूल का टीचर तो नहीं समझ रहे हैं? तुम मुझे अपना स्कूल का टीचर तो नहीं समझ रहे जो कि ये चैप्टर में ही करूंगा और निकल जाऊंगा, इग्नोर कर दूंगा? यहाँ नहीं बेटा, मौज मस्ती उधर, यहाँ नहीं। यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाता है, ध्यान से पढ़ाया जाता है, और अगर फोकस हिला तो थप्पड़ भी पड़ेंगे। ध्यान रखना, ज्यादा मजाक मस्ती नहीं, ठीक है? क्लास का मास्टर एक है, जब उसका मन होगा जब मस्ती होगी, जो कि मैं हूँ। तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं चलेंगे हम, ठीक है जी? चलिए स्टार्ट करें। इसमें भैया कोई एक्टिविटी है क्या? चलो आगे बढ़े। तुम लोग, तुम लोग, चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। पीके साइंटिस्ट भैया आगे हैं, पीके साइंटिस्ट भैया आगे, स्टार्ट करें। रिएक्शन ऑफ कर दो, रिएक्शन ऑफ कर दो भैया। रिएक्शन काहे ऑफ नहीं हो रहे? तुम्हारी चैट इतनी तेज स्पीड से भाग रही है कि हमारे आज सर्वर बंद हो जाएंगे। अगर तुम इसी प्रकार से चैट लिखते गए ना, तो आज मेरे सर्वर खराब हो जाएंगे भैया आपके, अगर तुम इसी स्पीड से करने लगे तो। ठीक है, चलो पीके साइंटिस्ट भैया आ गए हैं। पीके साइंटिस्ट भैया क्यों आए हैं? आपको इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। ये चैप्टर बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है प्लांट का रिप्रोडक्शन और एक है ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन, यानी एनिमल्स का रिप्रोडक्शन। स्पेशली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या भैया इंपॉर्टेंट कौन सा है, ह्यूमंस वाला है प्लांट वाला? देखो क्वेश्चन दोनों से आते हैं, प्लांट वाले से भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, एनिमल वाले से भी, ह्यूमन वाले से भी आते हैं, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग के अंदर ह्यूमन वाला इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। बोर्ड एग्जाम के अंदर दोनों में सवाल बराबर आते हैं, इस बात को हमें याद रखना है, फोकस रखना है। ठीक है जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल के साथ। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है, कोई बता पाएगा? आखिर क्या होता है रिप्रोडक्शन? क्या बताएगा कोई? बताओ, बताओ यार, तुम मुझे हंसा दोगे क्लास में थोड़ा सा। बताओ भाई क्या होता है रिप्रोडक्शन? बहुत बढ़िया। मान जाओगे? फिर जाओगे यार, प्लीज भाई पढ़ा लेने दो मेरे को, मेरे को पूरा चैप्टर पढ़ाना है। ये तुम लोग कैसे पढ़ोगे? या तो तुम्हारी चैट बंद कर दूंगा मैं, प्लीज यार बंद कर रहा हूँ चैट। चैट इनकी बंद, एक तो चैट इतनी तेज चल रही है, चैट बंद नहीं हो रही है भैया। देखो, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, यंगर वंस यानी नए आप ही के नई जनरेशन पैदा होती है ना? यंगर वंस को जो जन्म लेने का पूरा बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच न्यू इंडिविजुअल इज बोर्न, है ना? फॉर एग्जांपल आप हो, है ना? कल को आपकी शादी हो जाएगी, देखो कैसे टिकुट टिकुट मुस्कुरा रहे हैं, तो आपके भी यंगर वंस होंगे, है ना? उसके अलावा एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इवन एनिमल्स में भी आप कोई भी एनिमल की बात करो, सब क्या है? रिप्रोडक्शन, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से अपने यंगर वंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है बेटा जिससे कि क्या होता है, जिससे कि बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल, यानी एक नया इंडिविजुअल बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सेम काइंड, यानी एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला। जैसे कि फॉर एग्जांपल यार आपकी जो शक्ल है वो आपके पापा या आपकी मम्मी से मिलती जुलती होगी, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी जो होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि आप सेम काइंड के हो, सेम काइंड के हो, है ना? है ना? वो अलग बात है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बोलते हैं कि तुम्हारी शक्ल तो बहुत ही बेकार है ना? वो अलग बात है बेटा, है ना? बट वैसे हम सेम काइंड के प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो इसका एक बेबी डॉग आ गया है, बहुत बढ़िया, है ना? तो यानी रिप्रोडक्शन में समझ आ गया। अब यहाँ पर एक सवाल जो कि मैं आपको लाइफ प्रोसेस में भी क्लियर कर चुका हूँ। सवाल क्या बेटा? वो सवाल है, इज रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? क्या लगता है, क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है? नहीं, ये मैं आपको, देखो लाइफ प्रोसेस क्या थे? वो प्रोसेस जो कि जीवन के लिए यानी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रोसेस को आप रोक दोगे तो लाइफ रुक जाएगी। क्या रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेगा कोई ऑर्गेनिज्म तो मर जाएगा क्या? अरे नहीं मरेगा। अरे कोई ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन करे मर रहा है क्या? नहीं मर रहा है। तो यानी रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम याद रखेंगे। मैंने आपको शायद बताया भी। अब एक सवाल यहां से आता है बेटा, सवाल यहां से आता है कि रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है? व्हाई वी डू रिप्रोडक्शन? क्या एडवांटेज है रिप्रोडक्शन की? बताओ क्या लगता है, क्या होगा रिप्रोडक्शन के एडवांटेज? बताओ। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है तो फिर क्यों कर रहा है? उससे एडवांटेज क्या मिल रही है? एक बार अगर हम सोचेंगे ना तो सीधा सीधा हमारे पास आंसर आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। क्या कि ये एक नई जनरेशन आपकी आती है, तो आपकी जनरेशन जो है आगे वो कंटिन्यू हो जाती है। राइट राइट, है ना? आपकी जो जनरेशन है वो आगे क्या है? कंटिन्यू हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है ना? तुम चप्पल खा जाओगे, मजे जो भी लिख रहे हैं, बहुत चप्पल खाओगे। सुन लो मेरी बात। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज।
यानी एक स्पीशी है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो नई स्पीशी कैसे प्रोड्यूस हो जाएगी भाई दुनिया के अंदर? तो यानी सबसे पहला तो स्पीशी बढ़ती रहे आगे। अगला, इट क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन व्हिच लीड्स टू स्टेबिलिटी। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है? इस पॉइंट को भी याद कर लो, बट इस पॉइंट के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। मैं समझाऊंगा जेनेटिक वेरिएशन, भी लोड मत लो, समझाऊंगा। उसके अलावा इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होता है? देखो, जैसे बोला जाता है ना कि पहले जो हमारे फोरफादर मतलब जो हमारे पूर्वज थे, वो अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म थे, फिर वो धीरे 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 उनका एवोल्यूशन हुआ, यानी चेंजेस हुए बॉडी के अंदर, और फिर हम आ गए, है ना? तो यानी जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं, नई नई स्पीशीज को बनाते जाते हैं, तो जो नई स्पीशी आती है ना, वो बेटर होती है प्रीवियस स्पीशी से, समझ रहे हो? वो बेटर होती है प्रीवियस स्पीशी से। जैसे धीरे 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 रिप्रोडक्शन की मदद से क्या आता है? एवोल्यूशन आता है। क्या आता है बेटा? एवोल्यूशन। इट हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है? ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है, डन, ठीक है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चलो मैं तो फिर भी मेल टीचर हूँ, तुम फीमेल टीचर को तो बिल्कुल ही एम्बैरेस ही कर दोगे भाई, तुम तो रुला दोगे, हैं? तुम तो बिल्कुल ही फीमेल टीचर अगर ऐसे टॉपिक पढ़ाएं तो तुम तो उनको बिल्कुल ही वो कर देते हो यार। मैं सही में सोच रहा हूँ कितना टफ होता होगा स्कूल के टीचर्स के लिए क्लास में अपनी ही सब्जेक्ट को पढ़ाना, है ना? कितना टफ होता होगा। मैं तो बहुत ढीठ इंसान हूँ, मैं तो मार मार के पढ़ा दूँ, बट सब नहीं होता ना, वेरी टफ, ठीक है। एडवांटेजेस समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि खुद सोच के बताना, आर यू एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट, यस और नो? क्या लगता है, तुम क्या फोटो कॉपी हो क्या अपने मम्मी पापा की? क्या लग रहा है, किसको क्या लग रहा है? क्या आप फोटो कॉपी हो अपने मम्मी पापा की, यस और नो? क्या हम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं? नहीं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। अरे तुम्हारा चेहरा, अरे तुम्हारे मम्मी तुम्हारे पापा बहुत स्मार्ट दिखते हैं, तुम्हारी मम्मी बहुत स्मार्ट दिखती है, पर तुम तो एकदम गधे जैसे दिख रहे हो है ना? एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। यानी एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो तुम। यानी एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं हुई? जब रिप्रोडक्शन मम्मी पापा में हुआ तो तुम प्रोड्यूस हुए, तो तुम एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें वेरिएशन आ गए, तुम्हें चेंजेस आ गए। चेंजेस यानी क्या होते हैं? वेरिएशन, है ना? चेंजेस यानी वेरिएशन। तो तुम्हें ये वेरिएशन आई क्यों? तुम्हें वेरिएशन आई क्यों? ये सवाल आता है दिमाग में, है ना? चेंजेस एंड वेरिएशन, क्यों है वेरिएशन? अब इसी चीज को समझने के लिए हमें ना कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे एक्ट्रेस सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनका फेस देखो सेम भी होता है। जैसे कि ये सैफ अली खान है ना, उसका बेटा है ना। ये एक्ट्रेस का क्या नाम है यार? मुझे एक्ट्रेस का नाम याद नहीं आ रहा है। ये एक्ट्रेस का नाम क्या है ना? ये तो है ना सारा अली खान। इन एक्ट्रेस का मुझे नाम नहीं पता। तो थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज होती है, बट एकदम सेम तो नहीं होता, है ना? एकदम सेम तो नहीं होता। तो उसी चीज को समझाने के लिए आपको कुछ की टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, कुछ की टर्म्स को समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है? कुछ की टर्म्स मैं आपको समझाता हूँ। देख देख, सारे एक्ट्रेस, हीरोइन, हीरो, सबके नाम तुम्हें मालूम है ना? है ना? पर जब पूछूं मैं कि रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है, वो तुम्हें मालूम नहीं। देख देख, हाँ। हेलो, की टर्म्स की कुछ बात करते हैं बेटा। की टर्म्स की क्या बात है? देखना, अगर तुम्हें याद हो 9th क्लास, ओ हो 9th क्लास में तो पढ़ाई नहीं कर भाई। देखो, सेल होता था, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता था। न्यूक्लियस के अंदर क्या तुम्हें याद है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते थे, याद है? न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना? देखो, न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डीएनए, याद है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दैट वाज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है? तो यानी सबसे पहले तो आपको डीएनए पता होना चाहिए। डीएनए क्या होता है? अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which contains all the information about our characters and it is passed from one generation to next generation। यानी ऐसा समझ लो कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर तुम्हारी बॉडी का सारा डेटा है। डेटा समझते हैं ना? इंफॉर्मेशन, यानी सारी इंफॉर्मेशन कि तुम्हारे यार बालों का रंग कैसा होगा, तुम्हारी आंखों का रंग कैसा होगा, है ना? उसके बाद तुम्हारी नाक कैसी होगी, तुम्हारा फेस कट कैसा होगा, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर होती है, और इसी डीएनए की मदद से नेक्स्ट जनरेशन में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। समझ लो? समझ लो? बहुत बढ़िया। एक बच्चा गाना लिख रहा है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी मैंने। तो उसकी ब्लू आईज क्यों थी? क्योंकि उसके डीएनए में ब्लू कलर था। समझना इस बात को? ये डीएनए का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करनी है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं ह्यूमन डीएनए की बात करूं ना, तो ह्यूमन डीएनए बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस पूरे डीएनए को मैं खोल दूं तो पता है कितना बड़ा होता है? 2.2 मीटर। ये बहुत बड़ा है भाई, 2.2 मीटर। समझ रहे हो? यानी वो इतना उलझा उलझा होता है कि हमें बहुत छोटा लगता है, बट उसकी एक्चुअल लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है? चलो, ये समझ में आ गया। अगली टर्म है क्रोमेटिन। अगली टर्म है क्रोमेटिन, और उसके बाद हम क्रोमोसोम की टर्म देखेंगे। देखो, क्रोमेटिन क्या है? न्यूक्लियस में ना, न्यूक्लियस में डीएनए ऐसे पड़ा होता है रैंडमली थ्रेड लाइक में, ठीक है? और डीएनए के साथ साथ ना कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना? डीएनए के साथ आरएनए, तो इनको कलेक्टिवली यानी डीएनए आरएनए को एक साथ हम बोलते हैं क्रोमेटिन। समझे? यानी डीएनए आरएनए और भी प्रोटीन होते हैं जो एक साथ न्यूक्लियस में होते हैं। पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं? पूरी चीज को हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है? अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक यानी जो कि अगली जनरेशन में पास होगा। अ जेनेटिक मटेरियल और अ मैक्रोमोलेक्यूल कंप्राइजिंग ऑफ डीएनए, आरएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन, यानी और भी प्रोटीन है इसके साथ में, ठीक है? व्हिच कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अच्छा, यूकैरियोटिक सेल क्या होता था? किसी को याद है क्या? बोलो। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता था। प्रोकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता था, यूकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता था, ठीक है? तो क्या बोल रहा है कि क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन यानी डीएनए, आरएनए और जितने भी प्रोटीन है ना, अगर उन सारे प्रोटीन को हम मिला लेंगे तो सारे प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? वो सारे उस सारे मटेरियल को हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और यही क्रोमेटिन आगे जाके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। लिखा हुआ है देखो, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट क्रोमोसोम, यानी आगे जाके वो कन्वर्ट होगा। समझे? ठीक है? इसकी एक और सिंपल डेफिनेशन जो कि तुम याद कर सकते हो, स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द न्यूक्लियस। तुम डायरेक्टली छोटी सी डेफिनेशन को याद कर सकते हो। क्रोमेटिन क्या है? डीएनए की स्कैटर्ड फॉर्म, यानी डीएनए से थ्रेड लाइक इधर-उधर इधर-उधर पड़ा हुआ है ना? उसी फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। समझे? क्रोमेटिन क्या है? ठीक है, और यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। समझाऊंगा कैसे। चलो, जैसे आप देख सकते हो, ये क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक में डीएनए आपका इधर-उधर पड़ा हुआ है। देख सकते हो, डीएनए आराम से अपनी जगह पे क्या है? पड़ा हुआ है। वो रिलैक्स कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है जी। क्या ये चीज समझ में आई बेटा? कोई भी दिक्कत है तो पूछते चलो बार-बार, क्योंकि पता है ये क्रोमेटिन, क्रोमोसोम ये अगले चैप्टर में भी आएगा, जो कि हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। तो मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुविधा हो, इसलिए मैं अभी से ही क्लियर आउट करके चल रहा हूं सब कुछ। डीएनए समझ आया? क्रोमेटिन क्या है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए के साथ आरएनए, आरएनए के साथ और भी प्रोटीन जब रैंडमली पड़े होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो उस पूरी चीज को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्रोमोसोम की तरफ। अभी भैया क्रोमोसोम क्या होता है? देखिए क्रोमोसोम क्या होता है। अब देखो, क्रोमेटिन ही ना क्रोमोसोम बनाता है। मैं बताता हूं कब। 9th क्लास में एक और टॉपिक पढ़ा था, मुझे पता है तुम्हें याद नहीं होगा, कुछ बच्चों को याद होगा, क्योंकि होता था सेल डिवीजन। कुछ याद आ रहा है? एक सेल डिवाइड होता था दो डॉटर सेल में, याद आया? एक सेल डिवाइड होता था दो डॉटर सेल में, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो जब सेल डिवीजन बेटा हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे ये जो क्रोमेटिन है ना, ये जो डीएनए ऐसे रैंडमली पड़ा हुआ था, ये जो डीएनए ऐसे रैंडमली पड़ा हुआ था, तो जब सेल डिवीजन होता है इस दौरान ये डीएनए एक शेप बना लेता है। कैसे शेप बना लेता है? ये इस प्रकार से एक शेप बनाने लगता है, ऐसे ऐसी शेप बनाने लगता है डीएनए। समझ रहे हो? यानी डीएनए एक हेलिकल शेप बनाने लगता है, और उसी चीज को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। जब डीएनए कॉइल्ड फॉर्म में आ जाए, कॉइल की शेप में जब डीएनए आ जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस बेटा बोलो मेरे साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? फटाफट से बताइए। बोल दो यार, क्या बोलेंगे भाई? हां, क्रोमोसोम। देखो,
क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी सेल डिवीजन के दौरान ये डीएनए एक शेप ले लेता है ना, क्रोमोसोम बनाता है और यही क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, हाईली कॉइल्ड, देखो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, कॉइल्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, एंड कंडेंस्ड, कंडेंस्ड यानी छोटी फॉर्मेट के। देखो डीएनए तो ऐसे रैंडमली पड़ा था, बट ये बड़े सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसे बड़े सिस्टमैटिकली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझ रहे हो बात? बहुत बढ़िया। एंड बिकम्स क्लियरली विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान हमें ये दिखाई दे रहे होते हैं। बताओ, आया समझ में? आया समझ में? बहुत बढ़िया। यानी जब सेल डिवीजन हो रहा है तो जो डीएनए जो रैंडमली पड़ा हुआ था वो डीएनए क्या बोलेगा कि भैया चलो कॉइल्ड फॉर्म में आ जाते हैं, तो डीएनए से सांप जैसी शेप ले लेगा, कॉइल्ड फॉर्म बना लेगा, और कॉइल्ड फॉर्म बनाते ही वो क्रोमोसोम कहलाएगा, और यही क्रोमोसोम आगे इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। क्योंकि सेल डिवाइड कब होते हैं बेटा? जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है। जब रिप्रोडक्शन होता है तब ये वाले सेल मेनली डिवाइड होते हैं। समझ रहे हो बात को? जब रिप्रोडक्शन होता है तब ये सेल डिवाइड होते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो यानी अगली जनरेशन में ट्रांसफर करना है इंफॉर्मेशन को, तो कौन लेके जाएगा? क्रोमोसोम लेके जाएगा। अगर सब कुछ समझ आए तो पीके लिखो। बताओ, अभी समझ लो, अगले चैप्टर में वापस से यही वाहियात चीजें आएंगी, तो अगर तू आज समझ लेगा तो बाद में तुझे दिक्कत नहीं आएगी, वरना बाद में तू पागल हो जाएगा अगले चैप्टर में, क्योंकि अगला चैप्टर पूरा इसी पे ही है। क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए और एक टर्म है जीन। ये जीन क्या है भैया? वो वाली जीन है क्या जो पहले जाते हैं? ना 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 ना, वो नहीं है। कौन सी जीन है? देखो जीन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट होता है, याद रखना, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। यदि मान लो ये डीएनए, इसका छोटा सा सेगमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जीन। अब जीन क्या होता है? जीन के पास एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डीएनए के पास तो देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। डीएनए बोल रहे हैं तेरी आंखों का रंग ये, तेरे बालों का रंग ये, तेरा फेस ऐसा, पर जीन के पास एक ही इन्फॉर्मेशन होती है। यानी एक जीन या तो आंखों का रंग बताएगा, या तो बालों का कलर बताएगा, है ना, या तो ये बताएगा कि तुम्हारी हाइट कितनी बड़ी। मतलब जो जीन होते हैं वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसमें तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। जीन को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो एक बार बता दो जल्दी से। बोलो दो ना जरा, क्या तुम्हें समझ आ रहा? बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब ये सवाल वही उठता है कि फिर हम हमारे मम्मी पापा जैसे सेम क्यों नहीं दिखते? हम फोटोकॉपी क्यों नहीं होते मम्मी पापा की? हम तो फोटोकॉपी होनी चाहिए। अरे क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो मम्मी से भी आ रही है, पापा से भी आ रही है, तो आखिर हम फोटोकॉपी क्यों नहीं होते? मैं बताता हूँ क्यों। मैं बताता हूँ क्यों। इसका रीजन समझने की कोशिश करना बेटा, समझने की कोशिश करना। होता क्या है, मानो डीएनए आता है आपकी मदर की तरफ से, एक है मदर का डीएनए, और फिर आता है एक डीएनए कहां से? फादर की तरफ से। कहां से? फादर की तरफ से। दोनों एंड से डीएनए आता है, दोनों एंड से डीएनए आता है, दोनों एंड से क्या है? डीएनए आ गया, है ना, यानी क्रोमोसोम बोलो। अब याद रखना, जो ज्यादा डोमिनेंट होगा, यानी जिनका क्रोमोसोम ज्यादा ताकतवर होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे पास आने वाले हैं। इस पॉइंट को हम ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे, वो हम क्योंकि अगले चैप्टर के लिए छोड़ेंगे। अगले चैप्टर का नाम ही हेरिडिटी है, तो उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको यहीं पे ही छोड़ते हैं। ठीक है, इसका रीजन बस इतना समझ लो कि दोनों में से आता है, तो जिसका ज्यादा डोमिनेंट होता है उसका तुम्हें शो होता है। ठीक है, अब एक मैं चीज बताता हूं कि अ बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। यानी समझना, जब भी एक सेल डिवाइड होता है ना, मान लो एक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास डीएनए, तो जब ये दो सेल के अंदर बेटा डिवाइड होगा ना, तो सबसे बेसिक इवेंट पता है क्या है? सबसे बेसिक इवेंट, सबसे पहला इवेंट, ये जो डीएनए है ना, इसकी कॉपी होगी। क्या होगी? डीएनए की कॉपी। यानी यहां भी नकल हुई है भैया, अरे यहां भी नकल हुई है, बहुत बढ़िया, यहां भी नकल हुई है। पर यहां पर एक दिक्कत है, डीएनए कॉपिंग इज अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर apparatus। यानी पहले डीएनए कॉपिंग होती है, अभी प्रोसेस समझ लो। पहले डीएनए कॉपिंग होती है, जैसे डीएनए कॉपी हो जाता है उसके बाद जो सेल के अलग पार्ट्स होते हैं ना, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, याद आ रहा है, लाइसोसोम्स, वो सारों की भी कॉपी होती है। धीरे-धीरे सबसे पहले डीएनए की कॉपी होती है। ठीक है, देन डीएनए कॉपी सेपरेट्स ईच विद इट्स ओन सेलुलर apparatus। बहुत बढ़िया। सो इफेक्टिवली सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू न्यू टू सेल। यानी नए दो सेल आ गए। तो ये पूरा प्रोसेस है कि नए दो सेल बने कहां से? एक सेल था, उसके पास खुद का डीएनए। हाँ, अब वो जब सबसे पहले क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो डीएनए कॉपी 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 कॉपी, जैसे डीएनए कॉपी हुआ, फिर सेलुलर apparatus यानी जितनी भी सेल बॉडीज हैं सारी की सारी कॉपी 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 कॉपी, ऐसे प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है डीएनए कॉपी में। हाँ, डीएनए कॉपी में एक बहुत बड़ी दुविधा है, मैं समझाता हूँ क्या। जब डीएनए की कॉपी हो रही होती है ना, जैसे एक बहुत प्यारी लाइन है, वो लाइन ऐसी है कि नकल में भी अकल चाहिए। तो जब डीएनए कॉपी होता है ना, तो डीएनए के कॉपिंग के टाइम पे कुछ एरर्स आ जाते हैं, यानी एग्जैक्ट डीएनए कॉपी नहीं हो पाता। समझना, जब डीएनए कॉपी हुआ तो एरर आ गए। अरे भैया मान लो तुमने पेपर लिया, फोटोकॉपी में डाला, फोटोकॉपी की मशीन में कुछ एरर आ गए, तो नया पेपर निकल के बाहर आया, तो तुम डर जाओगे ना। वैसा यहाँ पर होता है, कभी कभार जो सेल डिवाइड होता है तो डीएनए कॉपी में छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं, और उन्हीं इश्यूज की वजह से, उन्हीं एरर्स की वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। उन्हीं छोटे छोटे एरर्स की वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, यानी हमारे अंदर वेरिएशन आते हैं। तो जो मैं तुम्हें बता रहा था ना कि वेरिएशन क्यों आते हैं, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि डीएनए कॉपिंग में एरर होता है, और उस एरर की वजह से हमारे अंदर वेरिएशन आते हैं। तो सबसे पहले देखो वेरिएशन होते क्या है। द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड वेरिएशन। यानी कुछ ऐसे डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रेट बोलते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। ट्रेट शब्द का मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ट्रेट जैसे बोलते हैं ना, आपके ट्रेट्स क्या हैं, आपकी आंखों का कलर क्या है, बालों का रंग क्या है, वो आपके ट्रेट्स हैं, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो यानी जब आपके ट्रेट्स में कुछ चेंज आ जाता है, उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को वेरिएशन बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं। अबे बदलाव आया क्यों? वेरिएशन आया क्यों? बताओ बताओ, ये वेरिएशन आया क्यों? क्यों आता है? क्योंकि द डीएनए कॉपिंग प्रोसेस विल हैव सम एरर्स, यानी कुछ एरर्स होते हैं, व्हिच विल लीड टू वेरिएशन। एज द रिजल्ट डीएनए कॉपिंग जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट आइडेंटिकल। यानी डीएनए बना तो सेम है, सिमिलर है, बट आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल यानी एकदम डिट्टो सेम नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है। इस वजह से तुम्हारे अंदर हल्के फुल्के छोटे मोटे चेंजेस आ जाते हैं। क्या बात समझ में आई? बताओ, बोलो भाई, समझ आया? बोलो बोलो। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है भैया सोचा था रिप्रोडक्शन पढ़ने में मजा आएगा, पर यहाँ तो डीएनए क्रोमोसोम क्रोमेटिन में मेरा दिमाग खराब हो गया है। और लो मजे बेटा तुम, समझे? यानी डीएनए कॉपिंग में एरर की वजह से भैया यहाँ भी देखो नकल में चाहिए, यहाँ पे भी नकल नहीं हो पा रही है भैया, बहुत दिक्कत है। चलिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो कि तुम्हारे पेपर में आ ही सकता है, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो बेटा, ट्रिपल स्टार मार्क कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन सवाल आएगा तुम्हारे पेपर के अंदर। व्हाट इज वेरिएशन एंड हाउ इज वेरिएशन इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बदलाव इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इसका आंसर ध्यान से समझना। पहला रीजन, जब वेरिएशन आते हैं तो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अडैप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी देखो, मान लो अचानक से गर्मी पड़ने लग जाए, बहुत ज्यादा धूप पड़ने लग जाए, है ना, और हमारे पास एसी वगैरह कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी जो बॉडी है ना, वो उस गर्मी को अडैप्ट कर लेगी, और जो अगली जनरेशन आएगी ना, उन अगली जनरेशन की बॉडी ऐसी होगी कि उनको ज्यादा गर्मी लगेगी नहीं।
समझ रहे हो बात को? यानी इन छोटे मोटे एरर से क्या होता है कि एडेप्शन, यानी हमें लंबा जिंदा रहना है तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो समझ लेना, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अ स्पीशी एंड देयरबाय हेल्प एवोल्यूशन। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एवोल्यूशन क्या थे, लॉन्ग टर्म में जो छोटे 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 बदलाव हुए। पहले टेल हुआ करती थी हमारे एंसेस्टर्स की, पर अब हमारी टेल नहीं है। क्यों? अगर तुम्हारी टेल है तो भैया फिर कुछ दिक्कत है। टेल नहीं है ना, अगर टेल क्यों नहीं है? क्योंकि टेल की रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना। टेल हटी कैसे? धीरे 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 डीएनए में कुछ चेंजेस आए, वेरिएशन आए और वो टेल गायब हो गई। यानी एवोल्यूशन में भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू अ स्पीशी एंड देयरबाय हेल्प्स इन एवोल्यूशन। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन वैरायटीज ऑफ स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। यानी जब वेरिएशन आता है तभी बहुत अलग अलग टाइप की वैरायटीज बन पाती हैं। अगर बदलाव ही नहीं आते तो आप मैं सब एक जैसे दिखते हैं। तो चाइना में लोग होते हैं ना, एक जैसे दिखते हैं, टिंग चांग चूं चूं एक जैसे सब, है ना। पहचान भी नहीं आ पाता, ये सारे एक जैसे, है ना। तो मतलब समझ लो बेटा कि अगर आप और मैं सब एक जैसे दिखते तो बहुत दिक्कत हो जाती है, यानी वैरायटी भी नहीं आ पाती। तो इसलिए भी वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आई? बताओ, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अब एक सवाल आता है कि क्या वेरिएशन नॉन यूजफुल भी होते हैं क्या? देखो सवाल आता है, क्या वेरिएशन नॉन यूजफुल भी है? क्या वेरिएशन काम के भी नहीं है क्या? इसका आंसर है हाँ। चलो आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं मौत की कहानी है। क्या बोला भैया आपने? देखो आज मैं सुनाता हूं मौत की कहानी। मौत मौत एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी मौत हो गई थी भैया। कैसे हुई? वेरिएशन की वजह से। समझाता हूं कैसे। एक मौत था, इंसेक्ट, मस्त जीवन में खुश रहा करता था, कहता था कि यार भैया मेरे पास सब कुछ है ना। जिस भी प्लांट पे बैठ जाऊं, कोई भी जो बड़ा इंसेक्ट होता था उसको देख ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसका जो कलर होता था ना वो प्लांट जैसा होता था, तो छुप जाता था बड़ी आसानी से। पर देखो भाई, बोलते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो किसी ना किसी की नजर लग जाती है। तो वैसी नजर लग गई हमारी बेचारी मौत को। मौत के साथ क्या हुआ कि उसका रंग बदल गया। रंग कैसे बदला? वेरिएशन की वजह से। डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए, वेरिएशन आ गया, रंग बदल गया। अब उसका रंग ऐसा हो गया कि भैया अब वो पेड़ पे जब बैठे तो कोई भी इंसेक्ट दूर से देख ले और उसको खा जाए। यानी मौत की मौत हो गई भैया। तो यह है मौत की कहानी। यानी वेरिएशंस कैन आल्सो बी नॉन यूजफुल। तो ये आप डायग्राम यहां देख सकते हो, है ना। हमारा मौत बड़ा खुश रहता था जीवन में, यहां पे बैठता था, वहां पर छुप जाता था, बट जीवन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसका रंग बदल दिया। और जैसे उसका रंग बदला तो क्या हुआ? अब बेचारे की मौत हो गई भैया। चलो ठीक है, आरआईपी। एक मिनट हम पीस लेंगे मौत के लिए। आ जाओ क्या करते हैं। तो याद रखना, यहां पर लिखा भी हुआ है कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइट कलर्ड मौत सर्वाइव बेटर। वो बहुत आराम से सर्वाइव कर पाती थी, बट बाद में जाके क्या हुआ, उसका जो कलर हो गया वो बहुत अलग हो गया। ठीक है, नाउ डार्क कलर्ड मौत हैड बेटर चांसेस टू सर्वाइवल व्हाइल लाइट वंस वर इजीली ईटन। ठीक है, यानी कुछ कुछ चेंजेस भी आए, एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंजेस आए, इंडस्ट्रीज आ गई, है ना। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि हवा में स्मोक वगैरह होने लगी, धुआं धुआं होने लगी, तो अब क्या हुआ कि ये वाला जो वेरिएशन है, ये वाला वेरिएशन, ये बेचारा वेरिएशन चल नहीं पाया, ये बेचारा वेरिएशन मर गया, है ना। तो ये वाला वेरिएशन अब सर्वाइव कर पाया। ठीक है, आरआईपी लिख दो। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, मौत की कहानी समझ गए। चलिए यहां तक की कहानी क्लियर। तो अब ये मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन बेटा कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर? ओनली टू टाइप्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। है भैया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है क्या कुछ? हमें तो लगा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नहीं बेटा, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन देम, इनके बीच का ये जो गहरा रिश्ता है, ये जो गहरा डिफरेंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। आ जाओ, आ जाओ, सुनो भाई। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रकार का रिप्रोडक्शन है, ध्यान से समझ लो बेटा, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एक ही पेरेंट से हो जाता है भैया रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? अरे भाई तुम एक पेरेंट से थोड़ी ना हो गए, दो पेरेंट लगे होंगे ना। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट लगते हैं, एसेक्सुअल में एक पेरेंट लगते हैं, वैसी बात है। तो ह्यूमंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इवन प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, वो भी मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। हाँ मतलब मेनली क्या, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है जी, आगे अब देख लो बेटा, टर्म होती है गैमीट्स। गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, यानी वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में यूजफुल होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स सेल। जैसे ह्यूमन के अंदर मेल सेक्स सेल होता है, स्पर्म, नाम सुना होगा तुमने, स्पर्म सेल नाम सुना होगा, तुम्हें पता भी होगा, है ना। उसके अलावा फीमेल के अंदर ओवम, नाम सुना होगा तुमने। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भैया सेक्स सेल होती नहीं है, एक ही पेरेंट है, एक ही पेरेंट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो सेक्स सेल की जरूरत क्या है? बट यहाँ पर गैमेट्स यानी सेक्स सेल प्रोड्यूस होते हैं। अगली चीज, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन। ऑफस्प्रिंग यानी बेटा नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, यानी जो अगली जनरेशन आती है ना वो एकदम आइडेंटिकल होती है, वो सेम दिखती है, काफी हद तक सेम दिखती है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। अब तुम बोलोगे क्यों आते हैं भैया वेरिएशन? अरे कुछ सोचो, यहाँ पर दो पेरेंट्स हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दो पेरेंट्स के डीएनए आपस में कंबाइन होंगे, तो जो ज्यादा डोमिनेंट डीएनए होगा वो कैरेक्टर्स को शो करेगा। समझे बात को? समझे बात को? यानी क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं तो दो डीएनए की मिक्सिंग होती है, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन आते हैं। अगला सवाल, अगला पॉइंट, सेल डिवीजन आर ओनली माइटोटिक। यानी यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होता है ना, माइटोसिस भी तुम बोल सकते हो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस होता है ना। गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन यानी मियोसिस। ठीक है, इतना याद रखना, है ना। माइटोसिस मियोसिस इतना याद कर लो, नाइट में सुना भी था एकदम, अगर नहीं सुना तो इतना याद कर लो, माइटोसिस मियोसिस। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट पॉइंट, लार्ज नंबर, एक मिनट यार ये क्या हो गया, एक मिनट, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं ऑर्गेनिज्म। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस हो जाते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है ना। ह्यूमंस के अंदर भी काफी टाइम लगता है एक नया बेबी को जन्म लेने के लिए, 9 से 10 महीने के आसपास लग रहे होते हैं बेबी के जन्म लेने तक, ओवरऑल टाइम, राइट। तो यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है, स्लो होता है। ठीक है, ये डिफरेंसेस क्लियर है, ये डिफरेंसेस क्लियर है। अब मेरा एक सवाल है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर है? बताओ कौन सा रिप्रोडक्शन बेटर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बताओ 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 बताओ। अरे बेटर से मेरा वो मतलब नहीं है, बच्चे लिख रहे हैं भैया हमारे लिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेटर है। ए सेक्सुअल तुम कर भी नहीं सकते, ह्यूमन हो भाई तुम, हैं कोई ऑर्गेनिज्म नहीं हो, अमीबा नहीं हो तुम, हां जो खुद ब खुद हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेटर है, क्यों मैं समझाता हूं, क्योंकि यहां पर दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं बेटा, तो क्या होगा यहां पर होगा, यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा वेरिएशन, यहां पर क्या होगा वेरिएशन। बात समझ में? यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर होगा वेरिएशन। ठीक है, और जब वेरिएशन होता है तो क्या होता है, जब भी वेरिएशन होता है बेटा तो याद रखना वेरिएशन की वजह से क्या होता है, बताओ वेरिएशन की वजह से क्या होता है? वेरिएशन इंपॉर्टेंट है ना। अरे वेरिएशन की वजह से एवोल्यूशन आता है, स्पीशीज लंबा सर्वाइव कर पाती हैं, तो इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है वेरिएशन, और वेरिएशन से स्पीशीज जल्दी अडैप्ट कर पाती हैं। ठीक है, क्या हो गया मेरे शोल्डर में बड़ी जोर से दर्द हो रही है।
बड़े जोर से शोल्डर में दर्द हुआ, ऐसा लगा कि वो जाता है ना, जैसे किसी किसी बच्चे का कभी शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है, किसी का कभी शोल्डर डिस्लोकेट हुआ है, कभी हुआ है तुम्हारा शोल्डर डिस्लोकेट? चल ठीक है, क्या चीज क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ, क्या ये चीज हमें समझ आई? क्या ये चीज हमें एकदम क्लियर है? मैंने आपको क्या बताया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं, क्या वो हमें क्लियर हो? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया, बेटर कौन सा है, क्यों है, वो भी क्लियर हो गया। चलिए अच्छा, कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले ना हमें चैप्टर के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है, देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ पढ़ेंगे। उसमें भी हम पहले प्लांट पढ़ेंगे फिर एनिमल पढ़ेंगे, तो अपने अंदर की भावनाओं को ऐसे ऐसे समझ के बैठना है ठीक है। तो देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना बेटा, वो बहुत सारे टाइप का होता है और यहाँ से सवाल आते हैं। सवाल कहाँ से आते हैं मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल में से, यानी ये अलग अलग टाइप है। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करता है तुम्हें वो याद रहना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले टाइप का जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है फिजन। फिजन क्या होता है बेटा, फिजन क्या होता है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मान लो एक अमीबा है, अमीबा याद है, अमीबा, अमीबा अगर दो अमीबा के अंदर डिवाइड हो जाए, दो अमीबा के अंदर डिवाइड हो जाए तो वो क्या होगा, वो फिजन हो जाएगा। यानी फिजन क्या है, टूट गया। फिजन का मतलब है टूट गया, है ना। फिजन का देखो मैं आज समझा रहा हूं, मैं आज लिखवा नहीं रहा इनके टाइप, पर आज मैं समझा रहा हूं, कल मैं फटाफट से नोट्स में लिखाता हुआ चलूंगा तुमको, तो आज एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है। हां अभी फोकस से सुन लो, एकदम दिमाग लगा के, ठीक है। सुनो, पहला है फिजन। फिजन का मतलब क्या है, फिजन का मतलब है टूटना, जैसे तुम्हारा दिल भी टूट गया तो यानी फिजन का मतलब है कि एक पेरेंट सेल है वो दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोल रहे होते हैं फिजन। क्या बोलते हैं बेटा, फिजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जब मैच्योर हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं। फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़ों में टूट जाते हैं, मान लो ऐसे, तो कुछ ऐसे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, और उनसे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक होता है बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, है ना, आपको नाम सारे ऑर्गेनिज्म के कल बताऊंगा मैं डिटेल में। जैसे कि देखो ये ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर देखो एक बर्ड आ गई, देख रहे हो बर्ड, बर्ड यानी समझते हो ना, ऊपर ऐसे बर्ड टाइप में आ गया, ये बर्ड आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और जब मैच्योर हो जाता है उस समय पर ये बर्ड यहाँ से ब्रेक कर जाती है और नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो ये क्या हो गई, बडिंग हो गई। अगला है रीजनरेशन। ये रीजनरेशन बड़ा खतरनाक है भाई। रीजनरेशन ना तुमने वो देखी है, वुल्वरीन, कौन सी पिक्चर आती थी, एक्समैन, कौन सी आती थी वो, जिसके पास एक पावर थी ना, तो उसका हाथ भी कट जाता है तो उसका हाथ वापस से रीजनरेट हो जाता था। कौन सी मूवी से बताना यार मुझे, याद है तुम्हें? तो ऐसी प्रॉपर्टी कुछ ऑर्गेनिज्म के पास होती है। अगर तुम उसे काटोगे, ऑर्गेनिज्म का नाम प्लेनेरिया होता है, बाद में बताऊंगा। अगर आप उसको काटोगे बेटा, मान लो ऑर्गेनिज्म इसको आप काटोगे, मान लो 3 पीसेस में काटा आपने, तो भाई ये तीनों पीसेस से एक नए नए ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे। यानी जितना मारोगे उतना ग्रो करते जाएंगे भाई। देख रहे हो, अगर ये आ जाए डेडपूल, हां डेडपूल, सॉरी डेडपूल, ठीक है, तो जितना काटोगे उतना बढ़ता जाएगा भाई। क्या प्रॉपर्टी है। अब तुम बोलोगे भैया छिपकली, यू लड़कियां देखती यू छिपकली, छिपकली के पास भी तो भैया ये प्रॉपर्टी होती है, लिजर्ड, उसकी पूंछ काटो, पूंछ वापस ग्रो कर जाती है। बट देखो एक्चुअली में लिजर्ड रीजनरेशन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता मैं समझाता हूं। रीजनरेशन में क्या होता है, अगर मैंने इसको 3 पीसेस में डिवाइड करा तो इन तीनों पीसेस से नए ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। लेकिन लिजर्ड, मान लो मैं आपने अपनी खतरनाक सी ड्राइंग से, वाह यार वाह प्रशांत भैया, लिख दो जरा, वाह प्रशांत भैया क्या छिपकली बनाई है। अब अगर मैं अपनी खतरनाक ड्राइंग से इसकी पूंछ काट दूं, तो ये जो छिपकली लिजर्ड है इसकी पूंछ तो वापस आ जाएगी, बट ये जो टेल है, क्या इस टेल से लिजर्ड बन सकती है? इस टेल से लिजर्ड बन जाएगी? नहीं बनेगी ना, यानी रीजनरेशन नहीं। समझ आया, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन एकदम अलग टॉपिक है। एक आ गया अपना स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर का मतलब होता है दाने। क्या होता है बेटा, दाने। अच्छा तुमने वो देखा ब्रेड, ब्रेड देखिए, ब्रेड, ब्रेड को अगर तुम रख देते हो तो उसमें फंगस लग जाती है। नोट करा किसी ने, नोट करा, वो ग्रीन ग्रीन कलर की एकदम ऐसी फंगस सी लग जाती है, थोड़े 2-3-4 दिन बाहर रखोगे मॉइस्चर में तो लग जाती है ना। तो वो जो फंगस होती है ना, उसको स्पाइरोगैरा बोलते हैं, स्पाइरोगैरा नहीं बोलते सॉरी। अब वो जो फंगस है, वो वाली जो फंगस है, वो स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस करती है। यानी ना वो क्या करती है, वो अपने बीज, उसके कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं, बीज होते हैं, वो बीज क्या होता है, बीज हर जगह फैल जाते हैं, हर जगह फैल जाते हैं पेड़ के हर एक कोनों पे, और वो जल्दी 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 रिप्रोड्यूस करती जाती है, बीज आगे फैलते जाते हैं और जल्दी जल्दी वो जो फंगस है वो पूरी की पूरी ब्रेड पे ऐसे फैल जाती है। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में। ऑर्गेनिज्म का नाम राइजोपस होता है, डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी चल, ठीक है। हां पायरोगैरा मैंने इसके लिए बोला था, वो राइजोपस अलग, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन भी मतलब ऊपर ऊपर से बाउंड्रीज क्लियर कर लो कि हम क्या कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, वरना तुम कल बहुत बोलोगे भैया वो फास्ट फास्ट हो रहा है। इसलिए मैं आज ही तुम्हारी सारी बाउंड्रीज क्लियर कर रहा हूं। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन। अब ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन को भूल जाओ। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर यानी दाने होते हैं, दानों की मदद से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट। ये हम सारे के सारे किसी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिनमें एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया समझ गए। चलिए आज की सभा को यहां अंत करेंगे, बट कुछ एमसीक्यू सवाल कराता हूं और आपको बोल देता हूं। आ जाओ बोल खेलते हैं। ये क्या बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया भाई, चलो बताओ। पोल नंबर 1, बोलो जी। कितने लेक्चर का चैप्टर है यार, 6 लेक्चर तो लग जाएंगे लगभग लगभग, मान लो। The process by which an individual of the same species reproduction, बहुत बढ़िया। सी उत्तर, सी आई होप सबने दे दिया होगा। अगले क्वेश्चन का बोल देता हूं। Which of the following best describes the variation? वेरिएशन इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, वेरिएशन की डेफिनेशन कौन सी बेस्ट है बताओ। क्या एग्जैक्ट कॉपी होती है डीएनए की, या ये वेरिएशन है? नहीं। आइडेंटिकल जीन एक्सप्रेशन? नहीं। डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स ड्यू टू डीएनए कॉपिंग एरर? यस, दिस इज द वेरिएशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला बोल देते हैं, लास्ट में लीडर बोर्ड देखेंगे। वेरिएशन इज यूजफुल फॉर, वेरिएशन से क्या होता है बेटा, बोल दे दिया है स्क्रीन के ऊपर। चलो बोलो, बोल दो नजरा। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। ए एवोल्यूशन होता है। क्या होता है एवोल्यूशन, है ना, चेंजेस आ जाते हैं स्पीशीज के अंदर। चलिए एक और क्वेश्चन आता है, इसको भी बोल देते हैं, लास्ट बोल दे रहा हूं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको? चलिए सबसे पहले पोल के मैं आंसर देखता हुआ चलता हूं फटाफट से। पोल नंबर 1 का रिजल्ट 78% बच्चों ने सी दिया, बहुत बढ़िया। आयुष कुमार जी बहुत सही, अर्पणा, धीरज, भावेश, आर्यन, अपेक्षा, प्रखर, अडोल्फ हिटलर जी फिर आ गया आप, शांतनु, आरोही, बहुत बढ़िया। दूसरे का रिजल्ट देखा जाए, दूसरे में 81% बच्चों ने सही उत्तर दिया। लीडर बोर्ड क्या है, लीडर बोर्ड गौरी, शोभित भैया का स्टूडेंट है, पीके भैया का स्टूडेंट नहीं है तू, पीके भैया का स्टूडेंट नहीं है, कल नाम मुझे पीके भैया का स्टूडेंट दिख जाना चाहिए तेरा ठीक है। विंध्या, दक्ष, प्रियांशु, कुणाल, श्रेयांशा, अभय, फातिमा, दिया, निशिका, एंड एक लास्ट जो अपना पोल था उसका भी लीडर बोर्ड देख लें एक मिनट। इसका भी 78% बच्चों ने सही उत्तर दिया है।
अभी लीडर बोर्ड जनरेट नहीं हुआ है इसका शायद। चलिए इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्रोमेटिन आया। ए दिया होगा सामने, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। अभी जो लास्ट पोल है इसमें भी 85% बच्चों ने दिया है। लीडर बोर्ड भव्या, उदय, आदित्य, साक्षी, अनन्या, रौनक, अक्षरा, अर्नब, निशिका, सिमरन। ओके वो वाली सिमरन होगी तुम, वो शाहरुख खान वाली सिमरन। एक लीडर बोर्ड बच गया था अपना। वर्णित रैंक 1 प्रियांशु, आदित्य, माधव, प्रयास, आकाश, प्रियांशु, चिरंशा, प्रेरणा, सिमरन। फिर सिमरन जी फिर आ गया, क्या बात है। चलो चलो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, है ना, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसके पोल नहीं दे रहा हूं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, बहुत बढ़िया। डीऑक्सी ए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कॉपीज फॉर्म ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर, जब डीएनए की कॉपी होती है तो क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन के दौरान क्या वो सेम होती है, क्या कैसी होती है वो कॉपीज, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों होती है, क्यों होती है, स्लाइटली डिफरेंट विद सम वेरिएशन, कुछ उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए अपना डुप्लीकेट प्रोसेस बनाता है, डुप्लीकेट बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ कॉपिंग एरर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस लीड टू वेरिएशन, यानी डीएनए कॉपी के दौरान वेरिएशन कैसे आया, तो इसका क्या आंसर लिखोगे, एक बार रीड भी पूरा कर लेना कि कुछ छोटे-छोटे एरर्स हो जाते हैं, और जब वो एरर्स आते हैं तो ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। इसको एक बार रीड भी कर लेना बाद में। अगला क्वेश्चन, हाउ डू वेरिएशन हेल्प, मैंने बताया था क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो हाउ डू ऑर्गेनिज्म हेल्प, मतलब वेरिएशन ऑर्गेनिज्म की कैसे मदद करता है, वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। 3 पॉइंट, अलग-अलग टाइप की स्पीशीज बनती हैं, एडेप्टेबल होती हैं और एवोल्यूशन हो पाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक लास्ट नहीं सेकंड लास्ट असर्शन रीजनिंग, बताओ भाई, बताओ। वेरिएशन अराइज ड्यू टू डीएनए कॉपिंग, क्या डीएनए कॉपिंग के एरर की वजह से वेरिएशन आता है, स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। और वेरिएशन आर ऑलवेज हार्मफुल, ये तो एकदम फॉल्स है। देखो वेरिएशंस कैन बी हेल्पफुल एंड कैन बी यूजफुल। हार्मफुल कब होती है, मौत का एग्जांपल, और यूजफुल तो है ही, वो तो हमें पता ही है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, डीएनए कॉपिंग लीड्स टू इनहेरिटेंस, इस क्वेश्चन को भी काट दो, ये हेरिडिटी में आप पढ़ोगे इनहेरिटेंस क्या होता है। चलो मैं आपको ऐसे बता देता हूं, इनहेरिटेंस यानी अगले में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर, यानी मान लो मैं हूं, कल को मेरे बच्चे हुए तो उनके अंदर मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो ट्रांसफर होंगे उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिट कर दिया, शब्द सुना इनहेरिट, इनहेरिट यानी आगे वाली जनरेशन में भेज दिया, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग लीड्स टू इनहेरिटेंस, क्या डीएनए कॉपिंग की वजह से इनहेरिटेंस होता है, बात सही है, ठीक है। डीएनए कॉपिंग ऑलवेज प्रोड्यूसेस कंप्लीटली आइडेंटिकल कॉपी, तो इसका भी आंसर लिख दो भाई, ये फॉल्स है ये ट्रू है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए, अरे भैया ये क्या लगा दिया, टीम वालों सर क्यूट लग रहे हो आप, क्या बोलते हो बच्चे लोग, टीम वालों किसी दिन तुम्हें अपनी सैलरी की परवाह नहीं है क्या, किसी दिन अगर मानो मानो किसी दिन 1 तारीख हो और उस दिन तुम्हें सैलरी ना आए, तुम्हें कैसा लगेगा, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा तमीज में डाला करो, पिटोगे किस दिन तुम लोग भी। चलिए कितने गंदे बच्चे हैं, कह रहे हैं वी सपोर्ट टीम मेंबर्स, वाह भाई वाह, क्या गलत लोग हो तुम, टीम मेंबर को सपोर्ट कर रहे हो, वाह, मेरे को सपोर्ट नहीं करोगे तुम, है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा रे। चल चलो इसी के साथ पहला लेक्चर अपने यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है, ज्यादा ही खिलखिलाओ मत, ठीक है, बहुत पिटोगे तुम मुझसे। आप कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, हाँ बेटा 6 लेक्चर लग जाएंगे, 6 लेक्चर तो मिनिमम है, क्या पता 7 भी लग जाए, डिपेंड करेगा, 6 लेक्चर तो पक्का लग रहा है, ये तो फॉर श्योर है, फॉर श्योर है, चैप्टर बड़ा है। देखो एक लेक्चर तो पूरा फ्लावर में लगेगा, मतलब प्लांट्स में लगेगा, एक लेक्चर तो मतलब है, मतलब टाइम लगेगा तो मान लो, पर 6 लेक्चर में हो जाना चाहिए, तो मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं। भैया सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस आपका नवंबर में हो जाएगा एज प्रॉमिस्ड। यार अक्टूबर एंड की सोची थी बट मुझे लग नहीं रहा, पता है क्यों, अब ये चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, बहुत बड़ा चैप्टर है, 7-8 लेक्चर लग जाएंगे लगभग लगभग, है ना। हेरिडिटी तो छोटा चैप्टर है, 4 लेक्चर का होगा लगभग, है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी छोटा ही है, 4 का होगा वो भी लगभग लगभग, आर एनवायरमेंट को मैं काउंट करते हैं, ठीक है, तो मतलब है, अभी है, समय है, लगेगा लगेगा बेटा, दिक्कतें हैं अभी, क्या कर सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। चलो दोस्तों आप मिलते हैं, आराम से मिलेंगे, कब, कुछ दिनों में नहीं, कल ही मिल रहे हैं, कल आ जाना 5 बजे, चलो टेक केयर, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, जाओ जाओ बाय। हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है, एक बार अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से चैट में यस लिख दो, जोश मीटर एक बार चैट में लिख दो, फिर मैं स्क्रीन पे आता हूं, जल्दी बताओ। हाँ जी, बस कुछ सेटिंग सही कर रहा था मैं, कुछ सेटिंग सही कर रहा था मैं, आई होप मैं विजिबल हूं बढ़िया तरीके से। चलिए बताइए कैसे हो, हेलो हेलो हेलो, एक्चुअली आपकी चैट्स वगैरह दिख नहीं रही थी तो वही सेटिंग वगैरह ठीक कर रहा था मैं। बताइए कैसे हो, क्या कल का रिवीजन सबने कर लिया है 15 मिनट के अंदर, क्या सबको याद है कल हमने क्या पढ़ा था, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, डीएनए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाँ फेवरेट चैप्टर तुम लोगों का, समझ आ रहा है सबको, अभी तक की कहानी क्लियर है, सही है सही है सही है। सब बच्चे लिख रहे हैं कि भैया अभी तक की कहानी एकदम क्लियर है, भैया 15 मिनट के अंदर पबजी खेल लिया, ओ इतने होशियार, ओ माय गॉड पबजी खेल लिया। पबजी खेलते तुम, मैं अपने टाइम पे पबजी खेला करता था, है ना, 2019 की बात है, लॉकडाउन से पहले जब पबजी बैन हुआ था उससे पहले, तो जब मैं कॉलेज में था ना तो हम बहुत पबजी खेला करते थे, ठीक है, क्या मजा आता था। और एक समय ऐसा आ गया था जब पबजी के मतलब वो तुम्हें याद है, क्योंकि हम थोड़े प्रो प्लेयर भैया, तो हम डायरेक्टली उतरते थे पोचिंकी में, जो खेलते हैं उनको पता है पोचिंकी क्या है, मतलब मैप्स होते हैं फ्री फायर के मैप में, वैसे ही पोचिंकी उसकी मेन जो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग होते थे, पोचिंकी में उतरते थे, है ना, उठाते थे, ठीक है। मेरी जो सबसे फेवरेट गन थी वो क्या थी उसका नाम, कौन सी गन यूज करता था, अगर कोई वो बॉक्स मिल जाता था और अगर एडब्ल्यूएम मिल जाती थी हेडशॉट वाली तो मजा आ जाता था, है ना, बड़ी और भी गन थी, है ना, तो उस टाइम पे पोचिंकी में उतरा करते थे, है ना, और पोचिंकी से
मतलब हम वहाँ पे जो मेरे 3 दोस्त होते 4 का ग्रुप होता था, वहाँ पे सबको मारते थे, गाड़ी उठाते थे, गाड़ी उठा के जाते थे, वो स्कूल वाला एरिया अगर लोगों को बताया तो वहाँ जाया करते थे, है ना? हाँ, बेटा टीडीएम टीडीएम बहुत खेला है मैंने, टीडीएम मैंने बहुत खेला है। टीडीएम में लोग छुप-छुप के मारते छुप-छुप के, मैं घुस-घुस के मारता था। टीडीएम बहुत खेला है। चल, बहुत बढ़िया। M4 M416 स्केलर, यार जो स्केलर थी ना वो वाली जो गन होती है, वो मुझे सबसे अच्छी लगती थी वेरी ऑनेस्टली, पता नहीं क्यों। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फ्री फायर भी आओ, फ्री फायर फिर बाद में खेला। खेले मैंने सारे गेम बेटा, जो जो तुम बोलोगे ना मैंने खेला, देखो मैंने अपने बचपन में सारे गेम खेल लिए हैं, ठीक है? हाँ, ये फ्री फायर, ये पबजी, तुम और क्या खेलते हो तुम, ये सीओसी क्लैश ऑफ क्लैंस, इसके अलावा जितने भी तुम खेलते हो वो गेम मैंने खेल रखे, जीटीए, ये सब खेल खेल के छोड़ दिया हमने, ठीक है? मैं अगर सुना दूं अपने जवानी के किस्से। हाँ, ये सब खेल लिया। हाँ बेटा जीटीए भी खेल रखा है। हाँ, एक पीसी का गेम होता था उस टाइम पे यार, वो बड़ा तगड़ा लगता था। माइनक्राफ्ट नहीं खेला यार मैंने, एक पीसी का गेम, माइनक्राफ्ट जैसे गेम नहीं खेलता मैं। मैं एक पीसी का गेम होता था, वो बहुत तगड़ा होता था यार, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, बहुत तगड़ा होता था। सीओडी, भाई उसमें आता था मजा। हाँ सीओडी मुझे याद आया, यस यस। टेंपल रन। कॉल ऑफ ड्यूटी, बच्चों को पता है सीओडी, उसमें आता था मजा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, गेम की बात कभी और करके तसल्ली से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वैलोरेंट भी खेल रखा है बेटा, है ऐसे ऐसे समझ रहे हो क्या तुम, ऐसे ऐसे समझ रहे हो क्या तुम? तुम्हारे ऐसे प्लेयरों को तो मैं वैसे ही आउट कर देता हूँ, रैंक से वैसे बाहर निकाल देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो स्टार्ट करते हैं। हमने कल, मैंने आपको ये बोला था हम टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइट? ये बोला था ना मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको नाम तो बता दिए थे, नाम तो मैंने आपको बता दिए थे, है ना? फिजन याद आ रहा है, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन याद आ रहा होगा, ठीक है? आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है फिजन। फिजन का बेटा क्या मतलब होता है पहले तो ये बताओ। अच्छा देखो, जितने भी टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उनके जो एग्जांपल है यानी ऑर्गेनिज्म के जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बताएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सवाल आएगा ना पेपर में तो एमसीक्यू के अंदर ना आपको ऑर्गेनिज्म का नाम देगा और ये पूछेगा कौन से टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो बहुत बड़ा सवाल है, दिखा भी दूंगा, ठीक है? तो जैसे सबसे पहला है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है बेटा, कल बताया था। फिजन का मतलब होता है टूटना, टूटना। यानी इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर कौन होते हैं? सिंगल, तुम्हारी तरह सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म, नहीं क्लास में पढ़ा है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जांपल अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम, ये कुछ ऑर्गेनिज्म्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं। तो याद रखना, इन दिस प्रोसेस पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल। याद रखना, या तो दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर एक पेरेंट से डिवाइड हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजन, ठीक है? यानी यहाँ पे दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ही पेरेंट दो डॉटर सेल के अंदर क्या होगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है? ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड ग्रोज इनटू कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल। यानी मान लो एक अमीबा है, मान लो एक अमीबा है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये अमीबा का पेरेंट सेल है, दिख रहा है सबको, विजिबल है? विजिबल है बेटा सबको? बहुत बढ़िया, ये पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल जब डिवाइड होगा ना, सबसे पहले कौन डिवाइड होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। देखो सबसे पहले दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, स्टेप नंबर 1, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म याद है, कुछ लिपिड होता है सेल के अंदर, वो डिवाइड होना स्टार्ट करता है और ऐसे दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, दो डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो यानी फिजन क्या है, या तो दो डॉटर सेल बनेंगी या तो दो से ज्यादा डॉटर सेल बनेंगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिजन, ठीक है बेटा? उस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। अब फिजन भी बेटा दो टाइप के, फिजन भी बेटा दो टाइप के, एक तो है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। बाइनरी यानी दो, यानी वो वाला फिजन जिसके अंदर दो डॉटर सेल बनेंगी, और एक फिजन होगा जिसके अंदर मल्टीपल डॉटर सेल बनेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। मैं आपको दोनों की डेफिनेशन, दोनों के डिफरेंसेस बताता हुआ चलता हूं। दो टाइप के फिजन है, एक है बाइनरी, एक है मल्टीपल, ठीक है? एग्जांपल याद रखने हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइनरी करता है, कौन सा मल्टीपल करता है। सबसे पहले बाइनरी फिजन की बात कर रहा हूं, जिसमें कि दो डॉटर सेल बनके आपके पास आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनरी फिजन एक ऐसे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होता है, ओनली 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड, ठीक है? अब ये प्रोसेस कैसे होता है, ये प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो याद रखना, न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं, बट आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी क्लासेस में आएगा, ठीक है? आप बस इतना याद रखो, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है? ईच डॉटर सेल रिसीव्स अ कॉपी ऑफ डीएनए। देखो दोनों के पास कॉपी जाएगी डीएनए की, ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो डीएनए कॉपी होगा, ठीक है? डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसके कुछ एग्जांपल याद रखना। सबसे पहला एग्जांपल है अमीबा, अमीबा के बारे में तो सुना हुआ है। पैरामीशियम, पैरामीशियम के बारे में भी हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के अंदर सुना हुआ है। क्या आपने सुना है? अगर सुना है तो एक बार चैट में लिख के बताओ मुझे। पैरामीशियम और एक और ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, ठीक है? यूग्लिना, यूग्लिना, ये क्या है? यूग्लिना। ये तीनों ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये तीनों ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करते हैं। अच्छा, एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लीशमानिया। क्या है? लीशमानिया, और ये बड़ा स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात भी करेंगे, ठीक है? इसके बारे में भी डिटेल में बात भी करेंगे, ठीक है ना? पहले अब देखो, फिजन दो टाइप का, बाइनरी, मल्टीपल, ठीक है? बाइनरी फिजन मैंने आपको बताया। अब ये जो बाइनरी फिजन होता है ना, ये भी तीन टाइप का होता है, समझाता हूं कैसे। आ जाओ, बाइनरी फिजन भी बेटा तीन टाइप का है ना? तीन टाइप का बाइनरी फिजन होता है। इस वाले को काट लेना, एक मिनट, ये नहीं है आपके सिलेबस में। तीन टाइप के बाइनरी फिजन हमारे सिलेबस के अंदर है, समझना। पहला टाइप का बाइनरी फिजन इररेगुलर बाइनरी फिजन, इररेगुलर यानी दो टुकड़ों में डिवाइड होगा बट इररेगुलरली, यानी एक डॉटर सेल बड़ी हो सकती है, एक डॉटर सेल छोटी हो सकती है, इररेगुलर, तो उसको हम बोलते हैं इररेगुलर बाइनरी फिजन। अमीबा जो होता है, देखो अमीबा, अमीबा ना दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है बट कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये वाला बड़ा हो सकता है, वाला छोटा हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इररेगुलर। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, वेरी सिंपल। अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म को ऐसे बीच से काट दूं, लॉन्ग, देखो ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबे तरफ से काटना, ये ट्रांसवर्स होता है। तो अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को, जैसे यूग्लिना है, ठीक है? यूग्लिना को अगर मैं ऐसे बीच से काट दूं, ये क्या है? ये लॉन्ग है यानी लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो जाता है। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एक तीसरा है, यानी मैं ऐसे काट दूं, ऐसे, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट्स के अंदर। या एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। तो आपको मैं एग्जांपल याद रखने, अमीबा इररेगुलर बाइनरी फिजन, यूग्लिना लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। क्या ये तीनों के तीनों मतलब तीनों के तीनों बाइनरी फिजन समझ आए? जल्दी बताओ। बताओ, बोलो, क्या हमें समझ आया? बहुत बढ़िया। यानी क्या है? अलग अलग टाइप से ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहे हैं, है तो बाइनरी फिजन ही, दो ही डॉटर सेल में डिवाइड हो रहे हैं, बट अलग अलग टाइप से हो रहे हैं बेटा। कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इररेगुलर हो रहे हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल हो रहे हैं, कुछ ट्रांसवर्स हो रहे हैं। आपको क्या याद रखना है? आपको एग्जांपल याद रखना है। मैंने बोला पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एग्जांपल। ये अमीबा किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, पैरामीशियम किस टाइप से करता है, यूग्लिना किस टाइप से करता है, क्या ये तीनों एग्जांपल याद रहेंगे हमें? बहुत बढ़िया, ठीक है। शुरू में जब रिप्रोडक्शन स्टार्ट कराया था तो बच्चे कितने खुश थे, रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, मजा आएगा, मजा आएगा। भैया ये क्या है, ये भी रिप्रोडक्शन है क्या?
भैया ये तो हमने सोचा ही नहीं कि ये सब पढ़ना पड़ेगा, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। और कर लो मजे, और हंस लो, शुरू में है ना बहुत बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। चलो आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑर्गेनिज्म जो कि बड़ा स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, जिस ऑर्गेनिज्म का नाम है लीशमानिया। लीशमानिया बड़ा स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, मैं समझाता हूं कैसे। लीशमानिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, दैट कॉजेज डिसीज काला अजहर। एक ना बीमारी थी जो कि पहले बहुत चलती थी, अब तो ये नहीं आती ज्यादा, एक बीमारी होती है काला अजहर। किसी ने सुनी है? सुनिए किसी ने काला अजहर? हाँ बोलो, काला अजहर सुनिए किसी ने? बहुत बढ़िया। तो जो काला अजहर बीमारी है ना, वो इस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से? लीशमानिया। लीशमानिया, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, फिंगर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, है ना, यानी ऐसे कैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो यानी एक ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि लीशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि काला अजहर नाम की बीमारी को कॉज करता है, और ये रिप्रोडक्शन पता है कैसे करता है? ये रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से। कौन सा मेथड? बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। और बाइनरी फिजन में भी कौन सा? बोलो, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। कौन सा? यानी ऐसे ऐसे करता है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो द सेल डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। दिस शोज दैट अनलाइक अमीबा सम ऑर्गेनिज्म अंडरगो फिजन इन फिक्स्ड प्लेन। याद रखना, लीशमानिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि काला अजहर को कॉज करता है, और वो कौन से टाइप से रिप्रोडक्शन करता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। देखो अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है जब पेपर टफ बनाना होता है ना एग्जामिनर को, तो पता है क्वेश्चन कैसा पूछेगा? एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारी है काला अजहर, उसको कॉज करता है, ये बताओ वो ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करता है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। तो आपको पता होना चाहिए उस ऑर्गेनिज्म का नाम काला मतलब लीशमानिया, और लीशमानिया कैसे करता है? बाइनरी फिजन। बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चा कह रहा है भैया लीशमानिया भी स्पर्म जैसा है। बेटा तुम्हें तो हर जगह स्पर्म सेल ही दिख रहा है, तुम्हें हर जगह स्पर्म सेल दिख रहा है। देखो दिमाग में तो तुम्हारे दिमाग में स्पर्म सेल तो भी चढ़ गया था, चेक करो बेटा तुम, ठीक है, हर जगह। आ जाओ बात करते हैं आगे मल्टीपल फिजन की। आ जाओ, ये हो गया बेटा बाइनरी फिजन, अब बात कर रहे हैं मल्टीपल फिजन की। अब देखो मल्टीपल फिजन क्या है? जहां पर दो से ज्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस होने वाली है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इट इज अ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच अ सिंगल पेरेंट डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल, यानी बहुत सारी डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होंगी। अब इसका जो एग्जांपल है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका एग्जांपल आपको याद रखना है, वो है क्या? प्लाज्मोडियम। क्या बेटा? ये आप देख पा रहे हो, ये है प्लाज्मोडियम। मैं आपको अगले यहां पे दिखाता हूं, ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम है। अब ये प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है समझना। ये पेरेंट सेल है, देखना बेटा, ये पेरेंट सेल है। अब ये पेरेंट सेल क्या करता है? ये सेल ना मल्टीपल न्यूक्लियस बनाता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस इमेज में, तो बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, देख रहे हो? देख रहे हो? बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। वहां पर तो सिर्फ दो न्यूक्लियस बन रहे थे, और बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब ये प्लाज्मोडियम के पास ना एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट, ठीक है। तो कुछ कंडीशन आती है जब ये सिस्ट लेयर ब्रेक होती है, ये जो लेयर है ना बेटा, जैसे ब्रेक हो जाती है, ये ब्रेक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और ये हर एक न्यूक्लियस नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, यानी यहां से मल्टीपल डॉटर सेल बन जाती है। समझ पाए? क्या डायग्राम समझ आया? एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बताओ समझ आया? बताओ, ये ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये प्लाज्मोडियम वही ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया फैलाता है। भैया मलेरिया तो वो मच्छर के काटने से होता है ना, मच्छर से मलेरिया नहीं होता। मच्छर के अंदर ये ऑर्गेनिज्म आता है, जिस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं क्या? प्लाज्मोडियम। और जब मच्छर आपको काटता है तो आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम नाम का ऑर्गेनिज्म घुस जाता है, जिस वजह से आपको मलेरिया होता है। यानी प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट। ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया को बेटा कॉज करता है। याद रखना, पहली चीज तो ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। अब इसका डिवीजन देख लेते हैं बेटा, क्या है? फर्स्ट, न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस सेवरल न्यूक्लियाई। बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग मेनी डॉटर सेल इनसाइड द पेरेंट सेल, यानी पेरेंट सेल के अंदर ही बहुत सारे छोटे-छोटे डॉटर सेल आ जाते हैं। फिर क्या होता है? अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो जो लेयर थी ना सिस्ट की, वो टूट जाती है, वो ब्रेक कर जाती है, ठीक है। अ सिस्ट वॉल फॉर्म्स अराउंड द पेरेंट सेल ऑफ द फॉर द प्रोटेक्शन। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल द सिस्ट वॉल ब्रेक्स। समझना बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है बहुत सारे न्यूक्लियस है, डॉटर सेल बन गई। अब मान लो कंडीशन थोड़ी खराब हो गई है, तो क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट वॉल आ जाएगी, एक कवरिंग आ जाएगी। जैसे मान लो कुछ खतरा है, तो खतरे के टाइम पे ऐसे बॉडीगार्ड आ जाते हैं ना, वैसे सिस्ट प्रोटेक्शन आ गई अनफेवरेबल कंडीशन। पर जैसी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो सिस्ट वॉल क्या होगा? ब्रेक करने लगेगी और सारे डॉटर सेल बाहर चले जाएंगे। वही यहां पर मेंशन्ड है। समझ आया? तो एक बार चैट में पीके लिख दो, बताओ समझ आए? ये होता है बेटा मल्टीपल फिजन। क्या होता है? मल्टीपल फिजन, ठीक है। ये डायग्राम भी याद रखना, ऐसे करके मल्टीपल फिजन हो रहा होता है। चलिए अब ना क्वेश्चन कहां से आता है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक तो ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखना, टाइप, जैसे प्लाज्मोडियम कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है, बोलो मल्टीपल फिजन। वैसे नाम तो तुम्हें याद रखनी है। उसके अलावा एक डिफरेंस होता है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के अंदर। वो जो डिफरेंस है उसके 3 पॉइंट आप याद कर लेना, कोई भी 3 पॉइंट जो कि आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट क्या है? वेरी सिंपल, कि जो बाइनरी फिजन होता है उसमें क्या होता है? बताओ बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। वन न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें दो डॉटर सेल बनती है, और यहां पर क्या होता है? यहां पर दो से ज्यादा यानी मल्टीपल डॉटर सेल बनती है, ठीक है। बाइनरी फिजन अकर्स इन नॉर्मल कंडीशन। बाइनरी फिजन कब होता है? जब एक नॉर्मल कंडीशन होती है। बट मल्टीपल फिजन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन। याद आया? अनफेवरेबल कंडीशन में वॉल आ जाती है। हां, तो ये कहां पर होता है? इट टेक प्लेस ओनली इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, जब सिस्ट वॉल बनती है। अगला याद रखना, बाइनरी फिजन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म्स टू इंडिविजुअल, है ना। साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और दो इंडिविजुअल बनते हैं। इसमें क्या है? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म डायरेक्टली फॉर्म्स मल्टीपल इंडिविजुअल, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल बनते हैं, भाई सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। अगला पॉइंट, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स ओनली आफ्टर वन काइरोकिनेसिस। इसको काटो, इसको काटो। काइरोकिनेसिस कुछ नहीं होता, न्यूक्लियर डिवीजन, इसका मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। यानी क्या बोलना चाह रहा है? बाइनरी फिजन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कब डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवीजन के बाद। तो हमें पता ही है पहले दो न्यूक्लियस बनते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? साइटोप्लाज्म कैन डिवाइड ओनली आफ्टर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन, यानी जो बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर पाता है। तो ये कुछ चार डिफरेंसेस हैं, कोई भी तीन डिफरेंसेस आप याद कर लेना, काम चल जाएगा। एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत पड़ेगी, देखो टाइम है तो पढ़ लो, वेल एंड गुड रहता है, एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी गुड। बट हाँ, मतलब बायोलॉजिकली मैं फिर भी सजेस्ट कर दूंगा, पर वैसे जो अपने नोट्स होते हैं ना वो पूरे एनसीईआरटी के डेप्थ के साथ ही होते हैं। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आप रीड करना चाहते हो तो प्लीज करिए, बट देखो टाइम खराब मत करना। फिजिक्स की एनसीईआरटी तो रीड करने की कभी आवश्यकता नहीं है तुम्हें, मैं मुझसे पढ़ रहे हो तो कभी जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़नी चाहिए, मैं सजेस्ट करता हूं। बायोलॉजी भी मेरे नोट्स इनफ होते हैं, अगर तुम नोट्स पढ़ लेते हो ना, मुझसे पढ़ लेते हो तो काम चल जाता है। बट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में सजेस्ट करता हूं बच्चों को रीड करो, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि तुम्हें समझ आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ें।
अगले टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि है फ्रेगमेंटेशन। क्या है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन ये देखो, रिप्लाई कर दो। ये एक दो लड़के ऐसे क्यों लगे रहते हैं हमेशा के हमेशा? क्या चक्कर होता है इनको चैट में? अच्छा तुम्हारे लिए एक लाइन, अरे सुनो अपनी जिंदगी में थोड़ा थ्रिल लाओ, अपनी लव स्टोरी जरा अपने मम्मी पापा को बताओ। ठीक है, हाँ ज्यादा ही तुम लव स्टोरियां बना रहे हो ना यहाँ पर, थोड़ा सा जरा मम्मी पापा को भी बताओ, थोड़ा थ्रिल लाओ। मजा ना आ जाए तो फिर बता लो मुझे, एकदम मजा ही आ जाएगा तुमको। वाह, जो चप्पलें और जूते तुमको पड़ेंगे ना बेटा, एकदम आनंद आएगा तुमको, तुम बोलोगे वाओ दिस वाज मिसिंग, थ्रिल लाइफ के अंदर। अरे अगला आता है फ्रेगमेंटेशन। अच्छा ये तुमने देखा होगा कहीं पर पानी अगर पैसे बहुत समय का पड़ा होता है, ग्रीन कलर के कुछ एल्गी होते हैं, देखा है? ग्रीन कलर का एल्गी होता है, देखा ये? हाँ बहुत बढ़िया। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो देखो इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्पाइरोगायरा। क्या बोलते हैं बेटा? स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइडरमैन नहीं बेटा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक प्रकार का एल्गी है, एल्गी। और ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है? ये रिप्रोडक्शन करता है, प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन। क्या है फ्रेगमेंटेशन? अब यहाँ पर आपको जो डायग्राम है बेटा ये याद रखना है, ठीक है? डायग्राम कभी-कभार इससे लेवलिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बनाने पे आ जाता है। आजकल सीबीएसई बोर्ड के अंदर डायग्राम बनाने पे सवाल ना के बराबर आ रहे हैं, बट लेवलिंग पे पूछे जाते हैं इनडायरेक्टली कि आपको इमेज दिखा देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें स्पाइरोगायरा है। अब ध्यान से देखना बेटा, स्पाइरोगायरा ग्रीन कलर का ऑर्गेनिज्म होता है, ये आप देख सकते हो इस प्रकार से होता है ना? इसके अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेना, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो चलना, ठीक है? इसको हम बोलते हैं इसका स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, यानी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसे प्लांट्स में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी होता है, बट वो स्पाइरल फॉर्म में होता है, ठीक है? और इसकी ये होती है ना वॉल्स, इनको हम बोलते हैं सेप्टा। क्या बोलते हैं? सेप्टा, है ना? इसको हम बोलते हैं स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट और इसको बोलते हैं सेप्टा। क्या होता है जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये बड़ा हो जाता है, जैसे तुम भी एक दिन मैच्योर हो जाओगे, है ना? जब तुम भी एक दिन मैच्योर हो जाओ, अभी तो नहीं हो पा रही हो तुम मैच्योर, हाँ तो एक दिन मैच्योर होके ये क्या होता है? ये पेरेंट सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो यानी आप देख सकते हो दो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है? ये जो सेप्टा है ना, सेप्टा ये ब्रेक कर जाती है, ये सेप्टा यहां से क्या कर जाती है बेटा? ब्रेक कर जाती है। और जैसे ये सेप्टा ब्रेक करती है तो यहां पर दो आप देख सकते हो, एक डॉटर सेल ये रही, एक डॉटर सेल ये रही, तो यानी यहां पर सेप्टा वॉल ब्रेक कर जाती है। जैसे पिछले में सिस्ट था, यहां पर सेप्टा है, ठीक है? अब रीड कर लेते हैं बेटा फटाफट से। ऑन मैच्योरेशन, जब मैच्योर हो जाता है, ऑन मैच्योरेशन द फिलामेंट ऑफ द स्पाइरोगायरा ब्रेक्स इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। फिलामेंट वही है बेटा, फिलामेंट वही है, फिलामेंट यानी सेप्टा, ठीक है? तो सेप्टा ब्रेक कर जाता है। ईच फ्रेगमेंट हैज एबिलिटी टू ग्रो इनटू कॉम्प्लेक्स न्यू फिलामेंट, यानी जो एक डॉटर सेल है ना उसके पास एबिलिटी है टू ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ऑब्वियस सी बात। अगली चीज, दिस मेथड इज पॉसिबल बिकॉज़ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैव लेस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक प्रकार का छोटा ऑर्गेनिज्म है, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना? इस वजह से इसकी बॉडी दो फ्रेगमेंट्स में टूटती है और दोनों फ्रेगमेंट से क्या होता है? नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अगर यहीं पर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता खतरनाक सा, जैसे ह्यूमंस, तो हमारा हाथ कटेगा तो हमारा वापस तो आ नहीं सकता, समझ रहे हो बात को? यानी हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये लेस कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया? बहुत बढ़िया। In higher organisms such as plant and animal, fragmentation is not possible due to their complex structure with tissues and organ. अब ये पॉइंट पता है मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ना एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे स्टार लगा लेना, क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्वेश्चन लिख भी सकते हो कि एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन एंड व्हाई एनिमल्स कैनॉट डू फ्रेगमेंटेशन एज देयर रिप्रोडक्शन, यानी फ्रेगमेंटेशन ह्यूमंस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ह्यूमंस का जो बॉडी है ना वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हमारे पास टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं। बट अगर मैं बात कर रहा हूं स्पाइरोगायरा की, तो स्पाइरोगायरा सेल है बेचारा, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो इसलिए पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? बोलो जल्दी फटाफट। यार मुझे समझ नहीं आता कि चैट मैंने बंद कर रखी है, फिर भी कुछ बच्चे चैट कर कैसे पाते हैं? क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? हैं? चैट बंद कर दो तो भी चैट होती है, ये क्या चक्कर है यार? प्राइवेट कर दिया अब तो मैंने चैट, अब तुम्हें दूसरों की चैट नहीं दिखेंगी। चलो चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है? ये समझ आ गया बेटा फ्रेगमेंटेशन क्या? हमें समझ आया। ब्लैक स्क्रीन आ गया क्या? हेलो ब्लैक स्क्रीन जी, दोस्तों क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? अच्छा दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है। चलिए तो ये फ्रेगमेंटेशन तक समझ आ गया बेटा। अब हम अगले टाइप के रिप्रोडक्शन पे चलते हैं जो कि है बडिंग। बडिंग आ जाइए, बडिंग पढ़ा जाए। अगले टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, बडिंग नाम से समझ आ रहा है, एक बर्ड होगा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना मुन्ना, वो बर्ड आएगा और वो बर्ड क्या होगा? वो बर्ड एक बर्ड आएगा, बर्ड समझते वो वाला बर्ड नहीं, बर्ड, हां एक बर्ड आएगा और वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। समझा तो कैसे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। चलिए जैसे जैसे फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन यानी एक बर्ड जब एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बडिंग। अगर कुछ समझ, बडिंग वो वाली बडिंग नहीं है, हाई हेलो वाली बडिंग वो नहीं है। मैं समझा देता हूं बेटा, अगर तुम ऐसे समझ नहीं आ पाए, एक मिनट को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है यीस्ट। यीस्ट किसने सुना है? पहले मुझे चैट में बताओ, यीस्ट किसने सुना है? हां जी सुना है, यस। ये देखो 4-5 लड़के लगे पड़े हैं भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़ा दो। चप्पल खाएगा, चप्पल घूम जाएगा। हाँ देखो यीस्ट सुना है, यीस्ट कहीं ना कहीं तो सुना होगा, खाना वाना बनाते समय यीस्ट। हाँ हाँ, तो यीस्ट एक प्रकार का क्या है? ऑर्गेनिज्म। अच्छा यीस्ट अपने वहां भी तो पढ़ा था, कहां? बायोलॉजी में कहां पढ़ा था? लाइफ प्रोसेस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, दारू 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, याद कर। हाँ ठीक, तो यीस्ट एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। तो देखो उसका जैसे कि पेरेंट सेल है, आप ये देख सकते हो, ये पेरेंट सेल। अब होता क्या है बेटा? एक बर्ड आता है, बर्ड यानी एक ऐसा एक सरफेस पे एक नया चीज आ जाती है जिसको बोलते हैं बर्ड, ठीक है? अब ये बर्ड क्या होता है? यहाँ पर ना न्यूक्लियस सेपरेट होता है, और एक न्यूक्लियस इस बर्ड को मिल जाता है, इसको एक न्यूक्लियस मिल जाता है और एक न्यूक्लियस इसके पास तो होता ही है। फिर धीरे धीरे बात क्या होता है? यहाँ से और बर्ड्स बनने लगते हैं, फिर एक समय बाद क्या होता है? ये सारी चेन सेपरेट हो जाती है, ये पूरा सब कुछ सेपरेट हो जाता है ना? देखो चेन ऑफ द यीस्ट, फिर क्या होगा? सेपरेट हो जाएंगे और ये सारे के सारे डॉटर सेल बना लेंगे। क्या बात समझ में आई? हाँ बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? ये प्रकार की बडिंग है। तो पहला ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना जो कि है क्या? यीस्ट एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। और इसका जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया ना बेटा, वो डायग्राम भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो हुआ क्या? एक स्मॉल प्रोजेक्शन आ गया उसकी बॉडी पे जिसको हम बर्ड बोल रहे हैं, और उस बर्ड से क्या होता है? नया डॉटर सेल बन जाता है, यीस्ट। उसका डायग्राम याद रखना। अब एक और ऑर्गेनिज्म है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट वो फिर भी बडिंग करता है। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है हाइड्रा।
हाइड्रा, हाइड्रा में ऐसा दिखता है। अच्छा मुझे बताओ क्या लगता है तुम्हें, इसका फोटो देख के क्या ये प्लांट है या फिर एक ऑर्गेनिज्म है, क्या लगता है बताओ, जल्दी बताओ क्या लगता है, बताओ क्या लगता है, हाइड्रा एक प्लांट है क्या भैया, क्या बोलते हो दोस्तों? बोलो। प्लांट, प्लांट देखने में प्लांट लग रहा है, देखने में प्लांट लग रहा है। एक बच्चा कह रहा है कीवी का पौधा, कीवी का पौधा, वाह, अरे ऑर्गेनिज्म है बेटा, जो हाइड्रा है ना वो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इट इज नॉट अ प्लांट, याद रखना। अभी तुम्हें पूछ रहे क्वेश्चन में कि हाइड्रा इज अ प्लांट, नो इट इज ऑर्गेनिज्म। क्या है ये एक प्रकार का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक प्रकार का क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये भी बडिंग करता है, कैसे करता है इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो बार बार पूछा गया, आ जाओ देखो क्या होता है, एक पेरेंट हाइड्रा होता है ऐसे, है ना, वाह यार, कुछ लड़कियों के बाल भी ऐसे लगते हैं ना, कुछ लड़कियां जब हेयर कट करा लेती हैं, नो ऑफेंस, नो, कुछ लड़कियां जब हेयर कट करा लेती हैं उसके बाद हाइड्रा और उनमें कोई फर्क वैसे लगता तो नहीं है। हाँ, नो ऑफेंस बेटा, तो आप देख सकते हो ये क्या है, ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, तो हाइड्रा के ये होते हैं उसके टेंटिकल्स, क्या होते हैं ऑक्टोपस के टेंटिकल्स होते हैं ना, हाथ, हाँ वैसे ही वैसे ही, तो ये हाइड्रा है। अभी हाइड्रा क्या करता है ना बेटा, ये हाइड्रा ना अपने यहाँ पे एक बर्ड आता है, इसका देखो ये बर्ड ग्रो हो रहा है, आपको अगर नीचे दिख रहा हो तो ये एक प्रकार का क्या है, ये देखो ये बर्ड दिख रहा है, पेन, अरे भैया पेन बदल जा, हाँ ये एक बर्ड है, ये एक बर्ड है, ठीक है, तो ये बर्ड जो है आता है, फिर बर्ड बड़ा होने लगता है और एक ये नया हाइड्रा बना लेता है, देखो छोटा सा हाइड्रा इसने बना लिया, उसके बाद क्या होता है, इसका स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा, इसके स्टेप नंबर 3 के अंदर ये जो हाइड्रा है ये एकदम बहुत बड़ा हो जाता है और एक समय बाद ये डिटैच हो जाता है, यानी यहाँ से हट जाता है और ये न्यू हाइड्रा बना लेता है, यानी एक पेरेंट सेल से एक और नया डॉटर सेल आ गया, किसकी मदद से, बर्ड की मदद से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं बड़ी, ठीक है, तो क्या है हाइड्रा, हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर क्या होता है बेटा, एक बर्ड डेवलप करता है एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, यानी जब सेल डिवीजन होते रहते हैं तो बर्ड आता है हाइड्रा में से, है ना। अच्छा इसका एग्जांपल और है आलू, आलू देखा, आलू में से भी एक बर्ड की तरह आता है, आलू देखा, आलू घरों में आलू होगा उसको रख दोगे बहुत समय तक तो एक बर्ड आता है आलू में से, हाँ ठीक है। दीस बर्ड ग्रो इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल्स व्हेन फुल्ली मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू बिकम न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गन, यानी एक नया इंडिपेंडेंट ऑर्गन बन गया, वेरी सिंपल। एग्जांपल याद रखना, पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है यीस्ट का, यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी बडिंग करता है, हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट वो भी बडिंग करता है, ठीक है, दोनों के तरीके से में एक बर्ड आता है और डायग्राम तो तुम्हें दोनों को याद रखनी है। अगर बडिंग पूरी समझ आ गई बेटा तो हम आगे बढ़ते हैं रीजनरेशन पे, फटाफट से बताओ, बताओ बताओ भाई, बडिंग होगी, होगी बडिंग, बडिंग बडिंग बडिंग, हाँ बहुत बढ़िया। हाइड्रा, हाइड्रा मेरी बहन की तरह दिखता है। हाइड्रा मेरी बहन की तरह दिखता है, वो भी ऐसी दिखती है। अब बहुत मार गई वो मुझे, वो अलग बात है, वो मुझे बहुत मार गई बेटा, पर क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो अब आते हैं रीजनरेशन, हाय हाय हाय, लड़कियों की फेवरेट, द गर्ल्स फेवरेट, वी आर इनवाइटिंग द क्यूट क्यूट छिपकली गाइस, द फेवरेट ऑफ एवरी गर्ल इज हियर नाउ, द क्यूट क्यूट छिपकली आ गई है हमारे बीच, यस छिपकली आ गई है हमारे बीच दोस्तों, तालियां बजा दें एक बार, यू मत करो, यू यू साउथ दिल्ली के हो गया तुम, यू कर रहे हो, देखो दोस्तों एक आ गई हमारे बीच क्यूट क्यूट छिपकली, तो इस छिपकली की मैंने पकड़ा और मैंने ये खत से पूछ काटी, है ना, हाँ खत से पूछ काट दी, क्या बात है दोस्तों, तो मैंने जैसे ही पूछ काटी तो छिपकली ने वापस से पूछ, सोचो ये छिपकली तुम्हारी डेस्क के सामने तुम्हें दिख जाए अभी, तुम्हारी क्या हालत होगी। डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है भैया, भैया मत बोलो मत बोलो मत बोलो, सोचो तुम एक दरवाजा खोलो, है ना। अच्छा सबसे बड़ा फियर क्या होता है, जिन लोगों को छिपकली से डर लगता है सबसे बड़ा फियर बताता हूं मैं, तुम दरवाजा खोलो, है ना, और जब दरवाजे को बंद करो तो दरवाजे के पीछे की तरफ अगर छिपकली हो, हाय 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 हाय, देखो ब्लैक स्क्रीन भी आ गई, ब्लैक स्क्रीन को भी इतना डर लग गया। चल है ना, तो क्या ये रीजनरेशन है, नहीं ये रीजनरेशन नहीं होता, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, ये एक्जैक्टली रीजनरेशन नहीं है। बहुत सारी किताबों के अंदर एग्जांपल में लिजर्ड लिखते हैं रीजनरेशन, बट मैं तुम्हें बोलूंगा कभी भी रिजल्ट आंसर मत लिखना रीजनरेशन का। रीजनरेशन में क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म हैव देयर एबिलिटी टू रीग्रो देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, दिस प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग लॉस्ट पार्ट बाय ग्रोथ इज कॉल्ड रीजनरेशन। बट कभी भी आपको एग्जांपल में लिजर्ड नहीं लिखना है, बहुत सारी किताबों के अंदर लिजर्ड है बट मैं तुम्हें कभी सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि रीजनरेशन का साइंटिफिक मतलब देखोगे, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो दोनों पार्ट से नए नए ऑर्गेनिज्म बनने चाहिए, यानी चुकली की पूंछ से भी नई लिजर्ड बननी चाहिए, पर ऐसा होता ही नहीं है, पर ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट एग्जांपल क्या है, अब इसके दो एग्जांपल हमें याद रखने हैं, ये दोनों एग्जांपल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मेन दो एग्जांपल बताऊंगा, कौन से, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, हाइड्रा तो आप पढ़ चुके हैं, हाइड्रा ना वो है सलमान खान, हर पिक्चर में आ जाएगा। मतलब हाइड्रा, हाइड्रा ना हर टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ऑलमोस्ट, तो रीजनरेशन में एक एग्जांपल तो हाइड्रा का है, बट वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें डिटेल में पढ़ना है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है प्लेनेरिया। क्या नाम है प्लेनेरिया, आज प्लेनेरिया को पढ़ते हैं, आ जाइए। तो इस प्रकार से ऐसा होता है प्लेनेरिया एक्चुअली में, ये आप देख सकते हैं। अब प्लेनेरिया के साथ क्या होता है ना बेटा, मान लो मैंने उठाया चाकू और प्लेनेरिया को 3 पार्ट में डिवाइड करा, है ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब मुझे बताओ कितने ऑर्गेनिज्म बन गए, हर एक पार्ट से नया प्लेनेरिया बन जाएगा, यानी एक ऑर्गेनिज्म ये, एक ऑर्गेनिज्म ये, एक ऑर्गेनिज्म ये, यानी अगर प्लेनेरिया को 9 से 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, अगर 4 से करोगे तो 4 बन जाएंगे, 10 से करोगे तो 10 बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी प्लेनेरिया इज अ मल्टी सेलुलर एक्वाटिक एनिमल, एक एक्वाटिक एनिमल है, रिप्रोड्यूसेस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो प्लेनेरिया होता है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, एसेक्सुअल भी करता है, सेक्सुअल हमें पढ़ना नहीं है, बट एसेक्सुअल में कैसे करता है, रीजनरेशन की मदद से, अगर हम उसको कट करेंगे तो वो वापस से नए नए पार्ट्स ग्रो कर लेगा, ठीक है। द एसेक्सुअल मोड बीइंग थ्रू रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन की मदद से वो अपने बॉडी पार्ट्स को वापस से ग्रो कर लेता है और 3 नए ऑर्गेनिज्म को बना लेगा। क्या बात डन है, क्या बात समझ में आई, जल्दी सही है। ये भी स्पर्म सेल दिख रहा है, देखो तुम्हें दुनिया जहां स्पर्म सेल ही दिखेगी बेटा, मैं बोल रहा हूं दिमाग में देखो क्या भर गया तुम्हारे, है ना, ठीक है। तो रीजनरेशन कैसे होता है प्लेनेरिया का, इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हो। अगर प्लेनेरिया के मैंने 3 टुकड़े करे तो तीनों टुकड़ों में देखो नए नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे और 3 डॉटर प्लेनेरिया बनके तैयार हो, ठीक है, 3 डॉटर प्लेनेरिया बनके तैयार हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक डिफरेंस की तरफ, ये डिफरेंस बार बार पूछा जाता है। अगर आपको याद हो फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता था, मैच्योर होता था, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था और नए बन जाते थे, स्पाइरो वगैरह, याद है, हाँ। और एक रीजनरेशन, रीजनरेशन में भी तो ऐसा ही हो रहा है कि डिवाइड करा नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इनमें डिफरेंस क्या है, आज उनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन ह्यूमन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट फ्रेगमेंटेशन जो रिप्रोडक्शन है ना वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल है ना, जिनके टिश्यूज वगैरह बहुत सिंपल है, हाँ। लेकिन
जो रीजनरेशन है ना वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। रीजनरेशन अगर फुली डिफरेंशिएटेड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी चल जाता है। क्या ये पहला डिफरेंस समझ आया बेटा? जल्दी बताओ। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वो मैच्योरिटी में जाके खुद से पीसेस में डिवाइड होता है, यस और नो? अरे भैया फ्रेगमेंटेशन में पीसेस में हम डिवाइड नहीं करते, मैच्योर होता है स्पाइरो वगैरह, जैसे ही मैच्योर होता है ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है ना। इन फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बनता है। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में खुद से नहीं होता, अगर हम उसे ब्रेक करें पीसेस में तब नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, अगर हम करें खुद से नहीं होता। ठीक है, रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म इफ ब्रेक इनटू पीसेस, देखो इफ ब्रेक यानी खुद से नहीं होगा, हम करेंगे, अगर हम करते हैं पीसेस के अंदर ईच पीस में और मे नॉट डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, उसके बाद जाके नए इंडिविजुअल में होता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस भी क्लियर हो गया। तीसरा, नो स्पेशलाइज्ड सेल आर इन्वॉल्वड इन फ्रेगमेंटेशन, यानी ना फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कोई सेल नहीं अलग से, फ्रेगमेंटेशन तो कुछ ऑर्गेनिज्म खुद से कर रहे हैं ना, समझ रहे हो? मैच्योर हुए, टूट गए, नए ऑर्गेनिज्म बना लिया, कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं कर रहा ये काम। लेकिन जो रीजनरेशन होता है ना उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, और वो स्पेशलाइज्ड सेल आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद कर लो कि यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि काम करवाते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो कि काम करवाते हैं, बस इतना डिफरेंस है। ये तीन डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, और आपको एग्जांपल याद होने चाहिए। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पाइरो है, रीजनरेशन का बेटा एग्जांपल क्या है? रीजनरेशन का एग्जांपल बोलो प्लेनेरिया। बहुत बढ़िया, अगर ये समझ आया तो चैट में पीके लिख के बताओ। रश्मि चैट में लिख रही है कि भैया ये लड़के हमसे जलते हैं, हम जब क्लास में रैंक लेके आते हैं, टॉप करते हैं तो ये बहुत जलते हैं हमसे, इनको बुरा लगता है। कैसा है क्या लड़कों? क्या लगता है तुमको जब लड़कियां क्लास में टॉप करती हैं तो तुम्हें बुरा लगता है क्या? तुम जलते हो क्या कि इसने कैसे टॉप कर लिया, टॉप आना चाहिए तो लड़कों में से आना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? बताओ क्या लगता है? रोहित लिख रहा है भैया पहले वो टॉप करके तो दिखाएं। बेटा ऑफेंड हो जाएंगी लड़कियां, मत करो ऐसी हरकतें, मत क्या करो, ऑफेंड हो जाएंगी लड़कियां भी। कैसे गलत लोग हैं यार तुम। चल चल ठीक है, ये हमें डिफरेंस समझ आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक फाइनल टाइप का जो हमारे लास्ट टाइप का रिप्रोडक्शन बच रहा है वो हम पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए एक फाइनल टाइप का रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ जी आ जाओ, पढ़ लें इसको, पढ़ लें। हाँ ठीक है, आ जा पहले पढ़ ले, ये पढ़ ले, बाद में करना वर्क करते हैं। रोहित भाई कुक लिख रहे हैं भाई क्या तुम भाई ऑफेंड हो जाएंगे लड़कियां बहुत। बेटा देखो लड़कियों को कभी भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां क्या है? औरत, और औरत शब्द के शुरू के 4 लेटर ही औरा होते हैं, ए यू आर ए। तो जब औरत शब्द नहीं हो रहा है तो तुम उसको ऑफेंड नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को? इज्जत। आ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? ब्रेड होती है, ब्रेड, ब्रेड को हम रखते हैं ना तो काफी टाइम बाद मतलब कुछ दिनों में ना कुछ अजीब सा हो जाता है ब्रेड के ऊपर, ग्रीन टाइप का कुछ फंगाई, हम बोलते हैं फंगस लग गई, फंगस लग गई, फंगस लग गई। तो फंगस क्या होता है? वो फंगस कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं बेटा, मतलब उसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। ब्रेड मोल्ड याद आया? कुछ ब्रेड मोल्ड छोटी क्लासेस के अंदर हमारे स्कूल में, मैं 8वीं क्लास के अंदर कराया था कि ऐसे ब्रेड ली थी और ब्रेड को ऐसे मॉइस्चर में रख दिया था, तो कुछ दिनों बाद देखा था कि उसमें से ग्रीन कलर की लेयर हो गई थी। तो वो क्या था? वो एक प्रकार का फंगाई था। ठीक है, तो उस फंगाई का नाम होता है क्या? राइजोपस। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं बेटा उसको? राइजोपस। उस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है राइजोपस। और राइजोपस जो होता है ना वो एक प्रकार का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर फंगस भी बोल सकते हो, दैट ग्रोज ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। उसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, मतलब ब्रेड मोल्ड जो पूरी गंदगी होती है ब्रेड की। क्या हो गया भैया? ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही थी? क्या हो गया? चलो अगली बार आए तो फिर देखते हैं, 10 मिनट की क्लास हो रहा है, आई डोंट थिंक ज्यादा इशू होगा। ठीक है, राइजोपस, राइजोपस क्या, हमें राइजोपस के बारे में पता क्या है? राइजोपस एक ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड के ऊपर आता है, ब्रेड मोल्ड है ना। तो इसकी वजह से आपकी जो फंगस होती है ब्रेड के ऊपर जो देखते हो उस ऑर्गेनिज्म का नाम ही राइजोपस है। अब ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है? ये रिप्रोडक्शन करता है स्पोर फॉर्मेशन से। कैसे करता है स्पोर फॉर्मेशन से? तो ये जो डायग्राम है, मैं अगला डायग्राम आपको दिखाता हूं, वो वाला जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसको ध्यान से देखो, ये ब्रेड है, ये ना कुछ प्लांट जैसा होता है, ये कुछ प्लांट जैसा होता है। आप देख सकते हो जैसे प्लांट के होते हैं स्टेम, तो इसके भी स्टेम होते हैं, जैसे प्लांट के रूट होते हैं इसके भी रूट होते हैं, है ना। जैसे प्लांट की होती है ना बड, बड जिससे फ्लावर निकलता है, ऐसे इसके पास भी देखो बड होती है, बट उस बड में से फ्लावर नहीं निकलता, इस बड में से छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं, यानी दाने निकलते हैं, और इन्हीं दानों की मदद से ये रिप्रोड्यूस करता है। समझाता हूं कैसे, आओ एक नया डायग्राम देखते हैं। एंड दिस डायग्राम इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेपर के अंदर, एमसीक्यू के अंदर या फिर 2 मार्कर के अंदर ये डायग्राम बनाने को तो बहुत कम पूछा जाता है, मुझे नहीं लगता आएगा बनाने को, वेरी ऑनेस्टली, पर प्रैक्टिस कर लेना क्या पता आ जाए। बट लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है ना, कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लेबल करो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे वाले सब। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है राइजोपस है, आप देख सकते हो ये वाला ऑर्गेनिज्म जो भी ब्रेड पे था। तो एक जैसे प्लांट की स्टेम होती है, प्लांट की रूट होती है, तो इसकी रूट को बोलते हैं क्या? राइजोल्स। क्या बोलते हैं? राइजोल्स, है ना। ये लेबलिंग याद कर लेना बेटा बस, राइजोल्स क्या है? इसकी रूट्स होती है। ठीक है, ये जो पूरा आप देख पा रहे हो ऐसे, इसको हम स्टोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस को स्टोलन, नाम याद कर लेना बेटा प्लीज, अगर गलती से लेबलिंग आ जाए तो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो नाम याद कर लेना, ये स्टोलन होता है। अब ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये जो तुम देख पा रहे हो, जो पूरी डंडी है, डंडी है, ये सीधी है, सीधी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट यानी क्या होता है? खड़ा, यानी सीधा, इरेक्ट हाइफा। क्या बोलते हैं? इरेक्ट हाइफा, इरेक्ट हाइफा। ठीक है, हाइफा बोलो या फिर इरेक्ट हाइफा, बहुत जगह हाइफा भी लिखा होता है। ठीक है, हाइफा। ठीक है, अब हाइफा से ऊपर जाओगे तो क्या होता है? ये जो हम देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं, ये जो सर्कल देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद कर ही लेना, कुछ भी याद करो ना करो। स्पोरेंजियम, ये जो सर्कल तुम देख पा रहे हो ये क्या है? स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? स्पोर्स, यानी दाने, बहुत सारे दाने होते हैं इसके अंदर, ये देख सकते हो इसके अंदर क्या है? बहुत सारे दाने हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं। तो इस डायग्राम में क्या क्या आपको याद करना है? सबसे पहली चीज हाइफा, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, और ये और याद कर लेना स्टोलन, ये और याद कर लेना स्टोलन। बस अगर इतना भी याद कर लोगे ना तो मेनली काम चल जाएगा, है ना। राइजोइड वगैरह कोई पूछता नहीं। ठीक है, अगर इतना भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा। ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। क्या इतना समझ आया? अब ये रिप्रोडक्शन करता है कैसे भैया वो बताओ। देखो ये आपकी ब्रेड पे ग्रो हो गया, अब इसके पास स्पोर्स है, तो ये क्या करता है? जो दाने होता है ना इसको स्प्रेड कर देता है, हवा चल रही है, हवा की मदद से जो दाने हैं पूरी ब्रेड पे फैल जाते हैं। अब ये दाने फैलते हैं, जहां जहां पे दाना गिरता है, इस दाने को तुम बीज की तरह समझो, सीड की तरह, उस जगह पर एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। जहां जहां पे दाना गिरेगा वहां वहां पे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यानी बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए अगर तुम देखोगे 2 या 3 दिन के अंदर ब्रेड पूरी आपकी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंटर्स हैं, एक एक करके इन पॉइंटर्स को बेटा रीड करते हैं, और इससे क्वेश्चन क्या आएगा वो भी दिखाता हूं। चलो पहली चीज देखो, a thread-like structure that appears on the bread are called hypha. मैंने आपको बताया वो जो सीधी वाली डंडी थी, इरेक्ट, हाँ, which makes up the body of the fungus. बॉडी क्या है? हाइफा। ठीक है, the blob on the stick structure of the rhizopus involved in reproduction, यानी वो जो है ना स्पोरेंजियम गोला, इसी के अंदर स्पोर्स है और वो स्पोर्स ही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, है ना, ये क्या है स्पोरेंजिया, दैट कंटेन स्पोर्स, स्पोरेंजिया बोलो स्पोरेंजियम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वो दाने जिनको बोल रहे हैं स्पोर्स, ठीक है। दीस स्पोर्स आर रिलीज्ड कैन डेवलप इनटू न्यू राइजोपस। देखो मुझे पता है पहली बार जब मैंने भी ये सारी चीजें पढ़ी थी ना तो मैंने कहा ओह माय गॉड व्हाट इज दिस, व्हाट इज राइजोपस, समझ का ही नहीं आ रहा कुछ भी दिमाग के अंदर। तो भैया थोड़ा शांत रहना पड़ता है, जब भी आपको समझना है तो एक बार रिवीजन लगता है। राइजोपस, हाइफा, स्टॉलन, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, ठीक। तो स्पोर्स जब फैलते हैं तो क्या बनाते हैं, राइजोपस बनाते हैं, है ना, राइजोपस भाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दी अब देखो अब आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, these spores are covered by a thick wall that protect them until they come into contact with moist surface where they can begin to grow. Very important. ये जो लाइन तुम देख पा रहे हो ना, इसका क्या मतलब है, ये जो स्पोर्स है ना, इसके पास ना यार प्रोटेक्शन है। ये जो दाने हैं, इन दानों के पास एक आउटर कवरिंग है। ये आउटर कवरिंग इनको बचा के रखती है। कब तक, जब तक उन्हें एक ऐसा सरफेस नहीं मिल पाता जहां से वो ब्रेड के ऊपर ग्रो कर पाए। यानी स्पोर्स ब्रेड के ऊपर फैल चुकी है, बट जब तक उन्हें सही सरफेस नहीं मिलेगा तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे, और जब तक वो मरेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मरेंगे, क्योंकि उनके पास एक आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि पेपर में आता है व्हाई स्पोर फॉर्मेशन इज बेटर देन अदर रिप्रोडक्शन। इसका आंसर मैं भी दिखाऊंगा, 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से पहला पॉइंट यही है, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर्स होते हैं ना वो मरते नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके पास कवरिंग है। तो जब तक उन्हें सरफेस नहीं मिलेगा वो वहां बैठे रहेंगे, और जैसे सरफेस मिलेगा ग्रो कर जाएंगे इससे, ठीक है। अगली चीज, एक इसका अगला पॉइंट ये है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ईच स्पोरेंजियम। ये भी एक पॉइंट हो गया कि व्हाई स्पोर फॉर्मेशन इज बेटर, क्योंकि जो बहुत सारे स्पोर्स बन सकते हैं एक स्पोरेंजियम के अंदर, तो यानी फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगला, दे आर स्मॉल, राउंडेड एंड वेरी लाइट इन वेट व्हिच मेक देम इजीली कैरीड बाय एयर टू फार ऑफ प्लेस रिड्यूसिंग कंपटीशन एट वन स्पॉट। ये भी एक इंपॉर्टेंस है इसकी, स्पोर फॉर्मेशन क्यों बेटर है। पहला पॉइंट तो ये था, दूसरा पॉइंट फास्ट रिप्रोडक्शन, तीसरा पॉइंट ये देख लो भाई कि देखो एक तो बड़े छोटे होते हैं दाने और बहुत हल्के होते हैं, तो हवा की मदद से कितनी भी दूर जा सकते हैं। यानी ब्रेड अगल बगल में दूसरी ब्रेड पड़ी उस पर भी उड़ के चले जाएंगे, उस ब्रेड को भी खराब कर देंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अगला, ये तो मैंने आपको बता दिया कि द स्पोर्स आर कवर्ड विद थिक बॉल दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड अनफेवरेबल कंडीशन। यानी जब तक अच्छी कंडीशन नहीं मिलती तब तक उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, ठीक है बेटा। यानी ये आप देख सकते हो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके ऊपर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल बहुत, मतलब तुम ऐसा मान लो कि इट इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट कि काफी सेट्स के अंदर ऐसा सवाल बनता है, 3 मार्कर के अंदर 3 पॉइंटर्स में ऑब्वियसली, ठीक है। यार स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो बेटर क्यों है, एडवांटेजेस क्या है स्पोर फॉर्मेशन की, बताओ। पहली चीज, एक तो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स होते हैं तो रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। दूसरा प्रोटेक्शन, इसके पास एक कवरिंग होती है, स्पोर के पास एक कवरिंग होती है, जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, मरता तो है ही नहीं, बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक और चीज है क्या, कि डिहाइड्रेशन से भी बचा लेती है वो कवरिंग। एंड लास्ट, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो इनका जो डिस्पर्जल होता है, यानी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं और वहां पर एक नया राइजोपस बना सकते हैं। बताओ क्या तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो चैट में लिख दो, अगर समझ आ गया तो पीके लिख दो। बेटा छुट्टी का क्लास भी तो लेट स्टार्ट हुई ना, पढ़ा लेने दो आज। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, आया समझ। यानी हमने स्टार्ट कहां से करा था बेटा, हमने फिजन से स्टार्ट करा, हमने फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ा, है ना, हमने ये स्पोर फॉर्मेशन भी पढ़ा, हमने बडिंग भी पढ़ा। और कोई मैं मिस कर रहा हूं क्या, और भी कोई मैं मिस कर रहा हूं क्या, हमने सारी पढ़ लिया है ना। स्पोर फॉर्मेशन से एक रीजनरेशन होता है, ठीक है। अब 5 ये हमने सारे के सारे पढ़ लिए। अब मुझे बता दो फटाफट से, तुम्हें किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, मतलब किसी टाइप में कोई दिक्कत, कोई दुविधा, और अगर नहीं है तो चलो कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, आ जाओ। अभी बोल नहीं दे रहा हूं, बाद में दूंगा बोल। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो कैसे होते हैं बताओ। देखो ए सेक्शन में ना बहुत हद तक सेम होते हैं। क्यों होते हैं, सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट है, उसी का डीएनए डिवाइड हो रहा है। अब 2 पेरेंट तो है नहीं तो ज्यादा वेरिएशन आते नहीं, सेम बनते हैं, कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला, बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन करता है। फिजन यानी टूटना, बाइनरी यानी 2 पार्ट के अंदर टूटना, कौन है अमीबा। अगला, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स कहां बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्स सेल कहां बनते हैं, सेक्स सेल बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, वेरी सिंपल यार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सही है, जरा चैट में बताना बेटा, बताओ। यही है सी, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम। अब देखो एग्जांपल पे सवाल आया, अब तुम्हें याद होना चाहिए, तो प्लाज्मोडियम होता था वो बहुत सारे डॉटर सेल बनाता था एक साथ, अगर तुम्हें याद हो तो सिस्टर वॉल टूटती थी तो वो क्या करता था, वो मल्टीपल फिजन करता था, ठीक है। हां तो ऐसे तुम्हें याद रहने चाहिए। व्हिच टाइप ऑफ फिजन इज शोन बाय अमीबा, अमीबा क्या करता है बेटा, इररेगुलर बाइनरी फिजन, कहीं से भी टूट जाता है और 2 डॉटर सेल के अंदर टूटता है। चलिए अगला एक क्वेश्चन है, द ऑप्शन करेक्टली प्रेडिक्ट्स अबाउट द डॉटर सेल। देखो ये अमीबा का वो दे रखा है, अमीबा का डिवीजन, तो अब इसमें से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, बताओ बताओ बताओ। देखो ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल बनाएगा, बट ये इररेगुलर होता है, तो यानी दोनों डॉटर सेल का साइज सेम नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है ना बेटा वो ऑलमोस्ट करेक्ट होगा, ठीक है। दोनों डॉटर सेल का साइज अलग होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द इमेज शोन डिवीजन ऑफ स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा का डिवीजन दिखा रखा है इमेज के अंदर, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बताओ भाई स्पाइरोगायरा कैसा ऑर्गेनिज्म होता था बेटा, बताओ। एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता था, यस बताइए कौन सी एबीसीडी में से कौन सी स्टेटमेंट सही लग रही है। देखो स्पाइरोगायरा एक टाइप का कैसा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, याद करो, फ्रैगमेंट्स में टूट रहा है, फ्रैगमेंटेशन, तो ये एक प्रकार का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होता था, है ना, बट एकदम लो, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता था, लो स्ट्रक्चर होता था, तो इसका आंसर क्या आएगा डी, इट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक इनटू पीसेस व्हिच देन ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अगला, द इमेज शोन द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोडियम, इसमें से कौन सी चीज को हम सही बता सकते हैं, 4 स्टेटमेंट है, बताओ भाई रीड करो। बहुत बढ़िया सी। देखो क्या होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बार डिवाइड करता है, न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करता है, तब जाके बहुत सारे सेल बन पाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा, अच्छा ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन, अमीबा बाइनरी फिजन की मदद से रिप्रोड्यूस करता है, क्या ये बात सही है, एकदम ट्रू है। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली, ये स्टेटमेंट तो बेटा एकदम फॉल्स है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करने से कुछ नहीं होगा ना, साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। एक और, प्लिनेरिया कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट,
क्या ये बात सही है? क्या प्लेनेरिया को हम कट करेंगे तो नए बॉडी पार्ट्स आ जाएंगे? हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। रीजनरेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड सेल, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? ये भी ट्रू है, बताया था रीजनरेशन में। अब ये मुझे बताओ क्या इसका एक्यूरेट रीजन है, यस और नो, जल्दी बताओ। देखो कैसे चेक करना होता है, बार बार बता चुका हूं, पहले रीड करो। प्लेनेरिया कैन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट बिकॉज़ रीजनरेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड सेल। बताओ कैसा रीजन है? हाँ हाँ बेटा, हम बोल सकते हैं, एक तरीके से ये इसका रीजन है ना, क्योंकि प्लेनेरिया को कट करते तो नई बॉडी पार्ट में करता है, बिकॉज़ रीजनरेशन जो होता है वो क्यों होता है? स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से होता है। समझ रहे हो? स्पेशलाइज्ड सेल की वजह से होता है। नहीं पर यार एक मिनट, इसमें थोड़ी दिक्कत है। इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये तो दिक्कत हो गई भैया, है ना? ये तो आंसर दोनों हो सकते हैं, ए और बी। चलो इस क्वेश्चन के बारे में एक बार कल फिर समझेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सीबीएसई 2020 का पूछा गया, ए और बी दोनों हो सकते हैं क्योंकि लॉजिकली। चलो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, एक बार इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, कल डिस्कस करेंगे। चलो कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लाज्मोडियम एंड लीशमानिया डिफर इन द मैनर इन व्हिच दे रिप्रोड्यूस, नेम एंड एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। लीशमानिया कैसे रिप्रोड्यूस करता था? अगर तुम्हें याद हो, बाइनरी फिजन। कौन सा बाइनरी फिजन? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग लंबा लॉन्गिट्यूडनल। और प्लाज्मोडियम कैसे करता है? मल्टीपल फिजन की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। तो यानी आपको पता है इस आंसर में क्या लिखना था? इस आंसर में बस आपको डिफरेंस बताना था कि ये बाइनरी फिजन करता है, ये मल्टीपल फिजन करता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? वो जो मैंने डिफरेंस बताया था ना मल्टीपल और बाइनरी के बीच का, वो आपको यहां पर लिख के आना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस? इज दिस सेक्सुअल और एसेक्सुअल? ऑब्वियसली बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लाज्मोडियम कैसे करता है? मल्टीपल फिजन प्रोसेस। समझा सकते हो कि पहले वो सेल मतलब अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, अंदर बहुत सारे सेल बन जाते हैं, और उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में एक वॉल आ जाती है, सिस्ट, एक लेयर आ जाती है, सिस्ट, फिर वो सिस्ट ब्रेक होती है, देन सारे डॉटर सेल बाहर आते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा पूरा यहां पर लिखा भी हुआ है जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन ये तो भाई क्वेश्चन आ गया, तो कट करो। नेम दी पॉजिटिव एजेंट ऑफ द डिसीज काला अज़र। मैं आपको ये क्वेश्चन बोल रहा था कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि काला अज़र कौन से ऑर्गेनिज्म से होता है? तो लीशमानिया, लीशमानिया ये तुम्हें याद रखना है। लीशमानिया क्या करता है? काला अज़र करता है। एंड इट्स मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे करता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन, है ना? अगर तुम्हें याद नहीं है ना कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तो कुछ गलत नहीं होगा। अगर तुम बाइनरी फिजन भी लिख के आ जाओगे तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है अगला, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ये तो सबको पता है। एंड एसेंशियल क्यों है? क्यों मैंने कल भी बताया रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लिखा मजे थप्पड़ पड़ेगा। रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें बता चुका हूं। ठीक है, हां चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। अमीबा, अमीबा कैसे करता है? बाइनरी फिजन। कैसे करता है बेटा? बाइनरी फिजन। ठीक है जी, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन एज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगैरा। देखो स्पाइरोगैरा कैसे करता है फ्रेगमेंटेशन, आपको एक्सप्लेन करना है। जब भी ऐसा सवाल है तो ट्राई करना, अगर डायग्राम नहीं भी पूछा है तो भी बनाना। पता है क्यों? क्योंकि ना जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना और तुम्हारा डायग्राम देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यार नहीं यार इस बच्चे को तो पता है, आता है इसको। तो जो स्पाइरोगैरा वाला डायग्राम है ना, हाँ वॉल सेप्टा, सेप्टा ब्रेक होती है, नए डॉटर सेल में बन जाता है, उसको बस 2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो और डायग्राम बना दो। दूसरा पार्ट, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल इन हायर ऑर्गेनिज्म? हायर ऑर्गेनिज्म में क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि स्पाइरोगैरा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं। अभी और क्वेश्चन बेटा, कहां भाग रहे हो? कहां भाग रहे हो? छुट्टी नहीं मिलेगी आज, आज क्लास 7 बजे तक चलेगी। बताओ आंसर दो चलो। अच्छा अभी 7 बजे एक वीडियो लाइव होगी, अगर आपके पास टाइम हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। मतलब मेरे दिल के बहुत करीब की एक वीडियो है, वो मतलब उसमें ना मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई आपको कि आज तक वो स्टोरी तुम्हें भी नहीं पता, मैंने किसी को नहीं बताई कि कैसे मैं टीचिंग के अंदर आया, कुछ कंपनीज ने शुरू में करोड़ों का ऑफर दिया, है ना, कैसे कैसे वो ऑफर मिला था, क्या क्या हुआ था, वो पूरी स्टोरी है ना मैंने वीडियो के अंदर बनाई है। वो आज आएगी 7 बजे मेरे चैनल के ऊपर, जिस पर भी 10 मिलियन हुए थे उसी चैनल के ऊपर, तो उसको अगर टाइम मिले तो देखना, क्योंकि वो वीडियो दिल के बहुत करीब है। सबसे स्पेशल चीज पता क्या है? उसमें मेरे मम्मी पापा भी हैं, तो उन्होंने भी वो मतलब उन्होंने भी उसमें बताई है पूरी जर्नी, तो वो बहुत क्लोज टू हार्ट वाली वीडियो है। मतलब वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। एक बार देखना, आपको अगर अच्छी लगे तो बता। चलो मतलब स्टोरी ऐसा पूरी पूरी तो तुम समझ पाओगे कि सबकी लाइफ ना अच्छी नहीं होती, आसान नहीं होती, है ना, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रोड्यूस बाय बडिंग? बडिंग इनमें से कौन करता है बेटा? बडिंग एक तो यीस्ट करता था, एक हाइड्रा करता था, इसलिए मैंने बोला था एग्जांपल याद रखना। ठीक है, हाइड्रा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, स्पोर फॉर्मेशन। इसका पोल दे देगा, स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोल दे देते हैं। बहुत बढ़िया। राइजोपस, ऑब्वियसली बात है, राइजोपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर फॉर्मेशन की मदद से रिप्रोडक्शन करता है। चलिए अगला इसका भी बोल देते हैं। इन द बडिंग द न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम। बडिंग में क्या होता है? एक ना बॉडी में से एक पोर्शन बाहर आ जाता है, यानी एक आउटग्रोन पार्ट होता है। तो इसका आंसर होगा एन आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट बॉडी, उससे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बन के आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर भी बेटा सी होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो एबीसीडी 4 ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 है इन स्पोर फॉर्मेशन स्पोर कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, दिस इज बिकॉज़ स्पोर्स हैव थिक प्रोटेक्टिव लेयर। क्या लगता है आपको इसका? मैं पोल इसका भी दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, सब बच्चे लिख रहे हैं, ऑब्वियसली बात है भैया, आंसर ए आएगा। क्यों? क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन क्या है? हाँ, कि स्पोर्स हार्श कंडीशन में रुक सकते हैं। क्यों रुक सकते हैं? क्योंकि स्पोर के पास एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, तो आंसर आएगा ए, ऑब्वियसली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which structure is responsible for spore formation in rhizopus? कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि स्पोर होते हैं? तो वो स्ट्रक्चर होता है बेटा स्पोरेंजियम। याद हो तो स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, है ना, तो आंसर क्या आएगा? स्पोरेंजियम। बहुत बढ़िया, अभी मैं बोल नहीं दे रहा हूं। रीजनरेशन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। है ह्यूमन तो से करने लगे भाई रिप्रोडक्शन, फॉल्स, आंसर डी आ गया अरे पहले ही फॉल्स आ जाए तो आंसर डी। चलो अगला, राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मिंग बड। अरे ले भाई, बड कब से बनने लगी? बड कहां बन गई भाई? हैं, बड कब से बन गई? क्या बोल रहे? फॉर्मिंग बड ऑन इट्स हाइफा। बर्ड्स आर स्टोर्ड इन स्पोरेंजिया दैट बर्स्ट टू रिलीज स्पोर्स। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ो बेटा,
लीडर बोर्ड देखना है, बच्चे लिखना भैया पिछले पोल के लीडर बोर्ड भी देखूंगा, सबके टेंशन मतलब तीनों के लीडर बोर्ड रीड करूंगा, तुम इतनी लोड मतलब। ठीक है, तीनों के लीडर बोर्ड भी मैं रीड करूंगा। इसमें क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर कि राइजोपस रिप्रोड्यूस करता है बट ऑन दी हाइफा से। यार बर्ड तो होता ही है, तो इसमें तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई ना, इसमें तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। इसका एक नया ऑप्शन बनाया जाए बेटा आज कि स्टेटमेंट ए भी गलत है, बी भी गलत, डी भी गलत है, दोनों। इसका ऑप्शन ई बनाया जाए बेटा आज कि बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। चलो बताओ भाई। इन बडिंग ऑफ हाइड्रा स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी, यानी क्या बडिंग में एक छोटी सी आउटग्रोथ आती है। द बर्ड लेटर डिटैचेस एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। इसका आंसर ए आएगा। इसका करेक्ट रीजन भी है, इसका करेक्ट रीजन भी है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो और क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये हाइड्रा है, एक बर्ड बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये है बडिंग। ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा। ये क्या है, प्लेनेरिया, कौन सा रिप्रोडक्शन कर रहा है, रीजनरेशन। नेम द प्रोसेस एंड डिफाइन, यानी आपको रीजनरेशन को यहां पर डिफाइन करना रहेगा, ठीक है जी। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर लिखे हुए हैं, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ये पहला मैंने आपको सारे बता दिए वैसे, जैसे नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड मोल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो मैं आपको भी बता ही देता हूं। देखो राइजोपस याद है, राइजोपस का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव है, तो कहां से वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, कहां से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो एक पार्ट उसका स्पोरेंजियम है जिसमें स्पोर्स है, वो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हां कि ना, अरे उसमें स्पोर्स है ना, तो यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, एक ही होगा जो कि होगा स्पोरेंजियम। बाकी जितने भी पार्ट है वो नॉन रिप्रोडक्टिव, जैसे कि वो जो थिडंडी, हाइफा है ना, स्टोलन, वो सब क्या है, वो सब क्या है, वो सारे के सारे पार्ट्स नॉन रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव एक ही पार्ट होता है जो कि क्या है, स्पोरेंजियम, ठीक है। ये आपको दे देता हूं होमवर्क, इसको रीड कर लेना बेटा, सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, इसको भी रीड कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको भी रीड कर लेना, ठीक है जी। कोई दिक्कत आए तो कल बताना, बट मुझे लगता नहीं आएगी। ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें भाई स्पोरेंजियम का केस बेस्ड क्वेश्चन है, राइजोपस का केस बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है जी। वैसे आंसर लिखे हुए हैं बट फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता देना। चलिए जी, यहाँ पर टाटा बाय बाय गुड बाय करने का समय आ गया है दोस्तों। लीडर बोर्ड देख लो यार, बहुत जरूरी है। आज ऐसा करता हूँ, पहले का लीडर बोर्ड देखता हूँ सबसे पहले। रैंक 1 पीके कोर, ओह माय गॉड, क्या बात है। अमर्त्य, मनुस्मिता, नमन, सिद्धेश, राज, आदित्य, अंशिका, गुलबाहर, आयुषी, ओके जी। उदय रैंक 1, यश, प्रयास, ध्रुवी, कुणाल, नितिन, अमर्त्य, कीवी, अगेन कीवीज है, सुहाना, सृष्टि, कुछ नंबर याद हो जाते हैं। भव्या, प्रियांशु, साक्षी, विंध्या, निखिल, हनी, 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 तुम यहाँ, मेरा नाम भी हनी है। आराध्या, राशि, तनुष, भावेश, क्या बात है दोस्तों, सभी को ढेर सारी बधाइयां रैंक्स लाने के लिए क्लास के अंदर। चलिए इसी के साथ बाय बाय करते हैं। ये 3-4 होमवर्क क्वेश्चन है, इनको एक बार रीड करना, क्योंकि देखो मैं पढ़ा सब दूंगा, पर जब तक मैं क्वेश्चन क्यों लेके आता हूं, ताकि जब तुम क्वेश्चन के आंसर रीड करो ना तो तुम्हें ये समझ आए कि पेपर में लिखना कैसे होता है। मेरा काम पढ़ाने का है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, पर आंसर राइटिंग की तैयारी कौन करेगा, मेरी कैसे देख रहा है, तू करेगा भाई, तू करेगी, क्या देख रहे हो वो कैसे करोगे, जब तुम सॉल्यूशन देखोगे पढ़ोगे कि अच्छा आंसर ऐसे लिखना होता है, इसलिए मैं आपको आंसर देता हूं उसके अंदर, समझे। तो जब इनको उतारते हो ना तो सोच समझ के उतारा करो, हां ठीक है। ऑन दिस नोट मिलते हैं कल, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार, कल मिलते हैं। वीडियो आएगी 7 बजे, शायद वीडियो आएगी नहीं आएगी 7 बजे, इन लोगों ने एडिट कर दिया नहीं कर दिया, चलो देखते हैं, कोशिश करेंगे आ जाए। बाय बाय, ठीक है। हाय एवरीवन, क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अगर वॉइस आ रही है तो एक बार जल्दी से चैट में बताएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? एक बार जल्दी से जरा चैट के अंदर बता देंगे, है ना, क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? बताओ, यस विजिबल ऑडिबल, हाँ जी। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाँ जी, यस 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 भैया, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। वॉइस ठीक है, वॉइस ठीक है, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वॉइस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, बता दो जरा, एनी प्रॉब्लम? आई होप नहीं है, क्योंकि कोई लिख तो नहीं रहा है, कोई लिख तो नहीं रहा है तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। आज क्लास 5 के बजे 6 बजे क्यों स्टार्ट हुई है? आज कुछ रीजंस की वजह से क्लास थोड़ा लेट, मतलब लेट नहीं मतलब डिले, आपको नोटिफिकेशन शायद पहले आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने टीम को बोल दिया था कि पहले नोटिफिकेशन डाल देना। आज 5 बजे नहीं है, 6 बजे क्लास लेंगे, ठीक है, राइट। वॉइस ठीक है ना, वॉइस का कोई इशू तो नहीं है ना, क्योंकि तुम वॉइस बड़ा करते रहते हो, ठीक है। चलिए हेलो एवरीवन, तो बताओ भाई क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, क्या सब कुछ चंगा सी, क्या बढ़िया है, क्या हम सब, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, जल्दी बताओ। कल रिवाइज करके आए हो जो कल पढ़ाया था? हाँ भाई, ओहो जेठालाल जी आ गए हैं, क्या बात है, जेठालाल जी आ गए हैं। बताइए क्या लगता है, क्या हम रिवाइज करके आए हैं जो कल पढ़ाया था A2 के अंदर, क्योंकि आज हमारा L3 है। बताओ भाई, करके आए करके आए करके आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, जो रिवाइज नहीं करके आए उसके साथ क्या किया जाए, क्या किया जाए जो आज रिवाइज नहीं करके आए हैं, मूर्ख बालक और बालिकाएं जो अभी भी लिख रहे हैं कि भैया रिवाइज नहीं करा, रिवाइज नहीं करा, काहे रिवाइज नहीं करा बे, हैं क्यों नहीं करा रिवाइज, बताओ जरा। लो भाई, कल की कहानी पीके भैया की जुबानी फटाफट से सुन लेते हैं। तो हमने एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करा था। सबसे पहले मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के नाम याद करना, जैसे कि
हमने शुरुआत करी थी फिजन से, याद होगा फिजन का मतलब है टूटना, है ना, जैसे कि उसने दिल तोड़ा था वैसे फिजन का यानी मतलब है पेरेंट दो डॉटर सेल के अंदर, दो से ज्यादा डॉटर सेल के अंदर टूट जाएंगे। अगर दो डॉटर सेल बनेंगे तो बाइनरी फिजन, अगर दो से ज्यादा बनेंगे तो मल्टीपल फिजन। अच्छा मल्टीपल फिजन कौन सा ऑर्गेनिज्म करता था? प्लाज्मोडियम। याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ वैसे याद करना, घर में एक वो होता है, किन किन को पता है, प्लास होता है, प्लास देखा, प्लास घर में प्लास होता है, हाँ ऐसे याद करना, प्लास प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। और बाइनरी, बाइनरी जो फिजन था उसके कुछ एग्जांपल थे। बाइनरी फिजन में बेसिकली तीन टाइप के थे, एक तो इरेगुलर, एक लॉन्गिट्यूडनल, है ना, याद आया, लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। एग्जांपल याद रखना, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और एक एक्स्ट्रा और था लीशमानिया। लीशमानिया क्या करता था? हाँ काला दर करता था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। आगे बढ़े हम आगे बढ़ने लगे कहानी के अंदर, तो हमें मिला कौन? फ्रेगमेंटेशन। मैंने कहा ये क्या चीज है? तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होता है तो दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक ऑर्गेनिज्म था, याद करो, ऐसा रेक्टेंगल सा था, बीच में ऐसे 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 स्पाइरल शेप थी, इसलिए उसका नाम स्पाइरोगायरा, है ना। हाँ तो टूट जाता था मैच्योर होने के बाद, अपनी दीवारों को तोड़ते हुए और दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था। क्या सबको याद है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कोई बता सकता है क्या? लास्ट स्पोर फॉर्मेशन था, है ना, एक रीजनरेशन था और एक था क्या? बडिंग। बहुत बढ़िया। बडिंग यानी आपस में वो बड़ बड़ वाली बडिंग नहीं, बडिंग का मतलब है कि एक छोटा सा पार्ट आउटग्रो कर गया बॉडी में से और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना। एग्जांपल दो थे, कौन से? एक तो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल, सिंगल सिंगल, और यीस्ट। यीस्ट याद आ रहा है? यीस्ट क्या करता था? बड़ बनाता था, बड़ बनाने के बाद वो बड़ बढ़ते जाते थे बढ़ते जाते थे बढ़ते जाते थे और फिर वो बड़ डिटैच हो जाते थे। हाँ यार याद है। हाइड्रा, पेड़ जैसा दिखने वाला गंदा सा जानवर, जैसा मेरी बहन भी दिखती है, याद आया? हां दीदी देखेगी क्लिप तो बहुत मारी। एडिटर से मेरी विनती है कि प्लीज वो जो मैंने कल बोला था हाइड्रा वाली, उसकी क्लिप ना काटे प्लीज, मेरा घर है मेरे को मारी बहुत समझो तो ठीक। तो वो क्लिप नहीं निकालेंगे बेटा, अपनी डील होती है, देख लो बेटा, डील अपने आपस में डील होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपनी डील, है ना। तो एक तो हो गया हाइड्रा। हाइड्रा भी एक बडिंग प्रोसेस से क्या कर लेता था, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्या? नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन में एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जितना काटोगे उतने बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होगा, उतने नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक डन है डन है डन है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक लास्ट था जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट वाज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन सबसे वाहियात पर इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल था राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड। क्या करता था? उसके पार्ट्स याद रखना, एक तो बोलो हाइफा, है ना, स्टोलन, पोरेंजियम, अंदर स्पोर्स। स्पोर्स चारों तरफ फैल जाते हैं। सवाल क्या आता है कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन का मेथड है इतना यूजफुल क्यों है? उसके तीन पॉइंट्स याद रखना। क्या? कि जो स्पोर्स होते हैं उनके पास एक कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन है भैया, ब्लड प्लस सिक्योरिटी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी जिंदा रह जाएंगे। उसके अलावा बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है ना, और दूर दूर तक जा सकता है ना, है ना। कितने हल्के होते हैं ना, लाइट होते हैं तो हवा से उड़ के कितनी भी दूर जा सकते हैं, राइट। ये क्या पूरी कहानी हमें याद है? जल्दी देख देख, बच्चा लिख रहा है, ये क्लिप तो कल ही कर चुकी थी। एडिटर सुन मेरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो प्लांट की बात करने जा रहे हैं, तो जो प्लांट होते हैं ना वो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल भी एसेक्सुअल भी। अब तुम बोलोगे भैया हाँ कैसे करते हैं? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से। किसकी मदद से बेटा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, अब समझना इसको। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके जो यूजफुलनेस है उनसे सवाल आते हैं, यानी इंपॉर्टेंस क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, उससे सवाल आते हैं, ठीक है जी। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो अब समझना एक चीज समझो बेटा, प्लांट के ना कुछ पार्ट्स होते हैं। आपको विजिबल है क्या? ये पूरा विजिबल है बेटा? आई होप विजिबल होगा, है ना। थोड़ा जूम कर दूं, अब विजिबल है, ठीक है। तो देखो प्लांट के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और कुछ पार्ट्स होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। समझना डिफरेंस क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आएंगे, ठीक है, ठीक है, जबकि वेजिटेटिव पार्ट जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि प्लांट की रूट है, ये रूट क्या है? क्या इसका कोई रिप्रोडक्शन से लेना देना? नहीं, तो ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट। स्टेम है, क्या स्टेम का कोई लेना देना? नहीं, यानी स्टेम की बात कर लो, रूट की बात कर लो, लीव्स की बात कर लो, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट है। लेकिन जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर समझे थे क्या? जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा? फ्लावर। अब तुम पूछोगे जिन बच्चों को बिल्कुल ही साइंस नहीं पता, वो पूछ सकते हैं यार भैया फ्लावर कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर की मदद से, वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जो फ्लावर वाला एरिया होता है या फिर फ्रूट वाला एरिया जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि स्टेम, रूट और लीफ ये तीनों क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, सही है ना। तो ये चीज समझ में आ गई। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मैं आप डेफिनेशन से आप समझ जाओगे, इसकी डेफिनेशन जब आप रीड करोगे ना तो आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा सारी कहानी। डेफिनेशन देखो, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। समझना, नाम में ही वेजिटेटिव आ रहा है, यानी ये एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि एसेक्सुअल है। किसकी मदद से हो रहा है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से बेटा बताओ? एक है स्टेम, एक है रूट और एक है लीव्स, एक है लीव्स। ये तीन होते हैं वेजिटेटिव पार्ट। इन तीनों की मदद से जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आई क्या कि होता क्या वेजिटेटिव प्रोपगेशन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोल दो नजर, क्या तुम्हें समझ आ रहा? भैया कल आपकी वाली वीडियो देखी, रोना आ गया है सही में? देख ली तुम सबने? नहीं भैया कैसी लगी बता दो तो, कैसी लगी वीडियो? किस किसने देखी? जो कल अपनी मेन चैनल पे वीडियो देखी, जो मैंने आपको बोला भी था कि दैट वीडियो इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो एक बार बताओगे कैसी लगी हो? देखिए सबने देख ली? वाह यार क्या बात है, वाह यार अच्छी लगी, क्या बात है, वाह यार बड़े क्यूट हो यार तुम तो। चल चलो तो वो मतलब मेरे को ऐसी वीडियो बनानी थी, पता है क्यों? क्योंकि मुझे एक बार पूरी की पूरी जो जर्नी है ना वो तुम जैसे काफी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी थी, है ना। तो उस जर्नी से तुम कुछ भी सीखो ना सीखो, एक चीज जरूर सीखना कि अगर मेहनत करते रहोगे तो कुछ भी पॉसिबल है ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर तुम करते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे तो हर चीज पॉसिबल है, राइट? यस चलिए चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं
देखो दो पार्ट्स मैंने आपको बताया, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक वेजिटेटिव पार्ट है। तो कौन कौन से? एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो क्या होता है? दिस पार्ट ऑफ द प्लांट यानी फ्लावर व्हिच इज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? जैसे कि स्टेम, लीव एंड रूट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप के अंदर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है। अब मैं आपको समझाता हूं वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बेटा दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और एक है आर्टिफिशियल। है आर्टिफिशियल, देखो नेचुरल में तो प्लांट खुद से कर लेगा, और आर्टिफिशियल में देखो हम ह्यूमंस, हमें हर जगह घुसना है भाई, हमें हर जगह बीच में जाना है, तो एक आर्टिफिशियली हम करवा देते हैं। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बहुत बेसिक है, तुमने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, घर में आलू है, आलू 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 आलू, हाँ, तो आलू में से ना थोड़ा सा स्टेम निकल जाता है, देखा है? देखा है? आलू में से कुछ ऐसे ऐसे बाहर निकलता है, देखा है? ये पार्ट देखा है? है ना, खुद से निकल रहा है, तुम तो नहीं कर रहे ना कुछ, कहीं तुम बैठे हुए हो आलू में से ग्रो करे जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे ना, कुछ निकल रहा है। यानी ये भी एक टाइप का क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नेचुरल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द लीव्स, रूट और स्टेम ऑफ द पेरेंट प्लांट विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, यानी बिना किसी ह्यूमन हेल्प के जब ग्रो करता है तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब पता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, या तो शूट से, या तो रूट से, या तो लीव से। आपको तीनों के एग्जांपल याद रखने हैं, कौन कौन से समझना। पहली चीज, पहला है बाय अंडरग्राउंड स्टेम, यानी हम देखते हैं कि स्टेम से कैसे होता है। तो देखो अंडरग्राउंड स्टेम यानी आपका जो आलू होता है, ये आपका जो आलू होता है, आलू में शूट निकल आती है ना, आलू में कैसा पेड़ निकल आता है ना, अगर आप इसको डालोगे मिट्टी में तो एक नया आलू का पेड़ उग जाता है। ठीक है, तो यानी ट्यूबर्स आर स्वेलन एंड फ्लेशी अंडरग्राउंड स्टेम, यानी ये टाइप की क्या है? ये जो छोटी सी शूट निकल रही है क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम ही तो है। बहुत बढ़िया, एग्जांपल क्या है? पोटैटो, द बड और द आइस प्रेजेंट ऑन द पोटैटो कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ठीक है जी, ठीक है जी, क्या चीज समझ में आई? क्या चीज समझ में आई? बस आपको एग्जांपल समझने, डिटेल में नहीं पूछा जाता, एग्जांपल समझो। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तीन टाइप्स हो सकता है, या तो शूट से, या तो रूट से, या तो लीफ से। शूट का एग्जांपल क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम ही तो है, अंडरग्राउंड स्टेम से क्या हो गया? बोलो, हाँ है ना, पोटैटो हो गया। हाँ, तो पोटैटो देखो कैसे ये शूट उगा लेता है। हाँ, बहुत बढ़िया, यानी एक एग्जांपल पोटैटो हो गया। चलिए अब बात करते हैं रूट। अब रूट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, रूट के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि सम प्लांट्स हैव ट्यूबरस और फ्लैशी रूट सच एज स्वीट पोटैटो। किसी ने खाया क्या स्वीट पोटैटो? बताओ, किसने खाया स्वीट पोटैटो को बताएगा? जल्दी बताओ, स्वीट पोटैटो खाया? नहीं खाया स्वीट पोटैटो तुमने कभी भी? कभी तो खाया होगा, नहीं खाया? क्या लिखना है चार्ट के अंदर? ये नहीं खाया, नहीं खाया, सही में? हैं? वाह यार, अच्छा तुमने वो देखा है जब मैं छोटा था ना, तो जितने भी कार्टून आते थे ना, वो सारे कार्टून ना वहाँ के होते थे, जापान साइड के, जापान के कार्टून बनते थे सारे, ये जितने भी तुमने अगर देखे हो तो ये शिनचैन, हगे मारू, ये सब क्या है? जापान साइड के कार्टून। तो इसमें ना हमेशा एक चीज दिखाया करते थे कि वो लोग जा रहे हैं और वो लोग स्वीट पोटैटो को ढूंढ के ला रहे हैं और स्वीट पोटैटो को खा रहे हैं। नोट करा, कभी देखा है वहाँ पर? बचपन की यादों में स्वीट पोटैटो मैंने बहुत सुना है, क्योंकि कार्टून के अंदर स्वीट पोटैटो बहुत दिखाते थे ना, यार स्वीट पोटैटो है, ये लोग जा रहे हैं और ये लोग खा रहे हैं, है ना, देखा देखा, हाँ है ना। तो वही जो स्वीट पोटैटो होता है वो देखो क्या है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा प्यारा सा स्वीट पोटैटो। तो ये क्या है ना, ये एक नए प्लांट को उगा लेता है, ये एक नए प्लांट को उगा लेता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका एक और एग्जांपल है जो कि जिंजर, घर में जिंजर होता है, जिंजर में भी अगर आपने देखा तो छोटे छोटे ऐसे रूट्स निकल जाती है जिंजर की, और वो जो रूट्स हैं वो नए पौधे के अंदर बन सकती हैं, वो जो रूट्स हैं वो नए पौधे के अंदर बन सकती हैं। ठीक है, तो आप बस दो एग्जांपल याद कर लो, स्वीट पोटैटो और एक जिंजर। क्या बात समझ में आ गई? बस एग्जांपल याद करते चलेंगे। अगली चीज बाय लीफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल बहुत बार पेपर में पूछा गया है। डबल स्टार लगा लेता हूं। ठीक है, तो लीफ में क्या है? एक लीफ होती है ब्रायोफेलम, नाम याद रखना बेटा, ब्रायोफेलम। एक और होती है कैलेंचोय, ये आप याद करो ना करो, ये याद कर लेना क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ब्रायोफेलम जो है वो हमें याद रखना है। तो ब्रायोफेलम एक पौधा है जिसकी जो पत्तियां होती हैं ना, लीफ होती हैं, उन लीफ से, ये देखो डायग्राम, उन लीफ से एक नया प्लांट उग जाता है। दिख रहा है? दिख रहा है? किसको विजिबल है? बहुत बढ़िया, यानी एक नया प्लांट उग जाता है बेटा इसकी पत्तियों से, लीफ से। तो यानी क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय द हेल्प ऑफ लीफ, लीफ की मदद से हो रहा है ना, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया, सही है, सही है। यानी ब्रायोफेलम का याद रखना, है ना? तो याद रखना, दीज बर्ड्स फॉल ऑफ एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, यानी जो छोटे-छोटे प्लांट इनको बर्ड्स बोलते हैं, बर्ड्स जो नीचे गिर जाती हैं और एक नया पौधा ब्रायोफिलम का इससे उग जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आता है कि एक पौधा है जिसका नाम है ब्रायोफिलम, अगर उसकी लीफ गलती से मिट्टी में गिर गई तो बताओ क्या होगा? अब नया प्लांट उग जाएगा, अब नया प्लांट उग जाएगा ब्रायोफिलम का। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीफ होती है उसमें नए-नए प्लांट्स के ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से एक नया प्लांट उग सकता है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। किसकी? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। देखो भाई, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसमें ह्यूमंस करा रहे हैं, ये ह्यूमंस को बड़ी जरूरत है, दिक्कतें हैं। हम प्लांट आराम से चिल कर रहे थे, कह रहे थे हाँ मजे ले लो, तभी ह्यूमंस आए और ह्यूमंस ने बोला आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। ये लगी इनको चुल थी भाई कि करेंगे तूफानी। तो ह्यूमंस ने क्या बोला कि यार देखो यार, हम ना प्लांट्स को आर्टिफिशियल तरीके से भी तो वेजिटेटिव प्रोपगेट करा सकते हैं, यानी हम उनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा सकते हैं हमारे हिसाब से। मैंने कहा है ह्यूमंस नहीं मान पा रहे हैं यार भाई, ह्यूमंस नहीं मान पा रहे हैं। देखो जेठालाल हर जगह आ जाता है, देखो भाई हर जगह आ जाता है। देखो एक तुमने चीज नोट करी होगी, जितने भी लोग देखते हैं टीएमपीएससी, मतलब ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें इसके जो मीम्स होते हैं वो हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। दुनिया जहान में कुछ भी तुम बात करो, इनके जो मीम्स हैं वो हर जगह घुसा दोगे तो भी एप्लीकेबल हो गया। क्या शो कर रहा है ना? तो देखो भाई आप समझना इसमें क्या कर रहे हैं, अडॉप्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। अब समझना इसमें ह्यूमन के इंटरवेंशन से क्या होगा, हम प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करेंगे। तरीका मैं आपको बताऊंगा। इट इज फास्टर मेथड, ये थोड़ा तेज होता है। इट इज यूज्ड इन गार्डन एंड नर्सरीज, जितने भी गार्डन और नर्सरीज होते हैं वहां पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है जी, है ना? गार्डन और नर्सरीज के अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, यानी इस मेथड की मदद से एक प्लांट से हम बहुत सारे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। समझते हैं? अब इसके भी बेटा तीन तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला तरीका है कटिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैं समझाता हूं। अब मैं सभी लड़कियों से बोल रहा हूं, है ना? सभी लड़कियों से मैं बात कर रहा हूं, प्रिय लड़कियां, लड़कों तुम भी सुनो ध्यान से, पर लड़कियों से मैं बात करो। ये जितने भी राहुल, मोहित, रमेश, सुरेश, ये जितने भी हैं जो कि तुम्हें गुलाब का फूल ला के देते हैं, है ना? और तुम उनको थप्पड़ मारते हो, है ना? मारते नहीं मारते? तो अब हम थोड़ा सा ना साइकोलॉजी को पलटने वाले, समझना। अब जब भी है तुम्हें फूल ला के दे, गुलाब का फूल ला के दे, तो जब तुम्हें गुलाब का फूल ला के दे रहे हैं तो तुम्हें उस गुलाब के फूल को रख लेना है। स्मार्ट बनना है बेटा, उसको रख लेना है अपने पास, कुछ नहीं बोलना और वहां से चले जाना है, थप्पड़ मारो। क्यों? क्योंकि जो गुलाब का फूल है ये अपने बहुत काम का है। अब तुम जाओगे अपने घर पे, इस गुलाब के फूल को तुम्हें लेना है, थोड़ा सा गड्ढा खोदना है, उसके अंदर इसको गाड़ देना है। अब गुलाब जो है यहाँ से बहुत सारे गुलाब के पेड़ उगा देगा, फिर तुम्हारे पास बहुत सारे गुलाब होंगे, फिर तुम गुलाब बेचो, पैसे कमाओ। बिजनेस मॉडल बेटा, यानी एक रोहित ने तुम्हें गुलाब दिया, उसकी मदद से तुमने एक बिजनेस बना लिया। बी स्मार्ट बेटा आपसे, ठीक है? समझना इस बात को यार, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है? रोहित कमेंट हो जाएगा भैया यार, ये आप एक तो ऐसे ही परेशान लेते हैं हम, और हमारा जीना हराम करके मानोगे यार, परेशान भैया यार, तुमने क्या कर रखा है? है ना? गुड स्ट्रेटजी, क्या कहते हो? गुड स्ट्रेटजी बेटा? यस।
हाँ, तो इसी मेथड को हम बोलते हैं क्या, कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कट करो, उनके डाली को भी कट करो, यानी मान लो एक ब्रांच थी, उस ब्रांच को कट करो, उस ब्रांच को भी अगर हम गाड़ देंगे ना तो एक नया प्लांट उग जाता है। फॉर एग्जांपल रोज, ठीक है। कटिंग इज टेकन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड प्लेस्ड इनटू सॉइल वेयर इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, है ना। बहुत बेसिक तरीका है, गार्डन्स के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। रोज की एक जो डंडी होती है उसको काट के लगाया जाता है, जिससे एक नया पौधा इजीली उग जाता है। एग्जांपल क्या है, अब देखो कटिंग भी दो टाइप की है, या तो तुम स्टेम को कट करके लगा दो, या तो तुम रूट को कट करके लगा दो। स्टेम कटिंग का एग्जांपल है रोज। क्या है बेटा, रोज। रोज के साथ साथ ये तो बहुत ये तो नाम की स्पेलिंग नहीं आती हमें, ये है, इस नाम की तो स्पेलिंग नहीं आती हमें भैया। ये क्या है, बोगेनविली, इसको तो काट दो। जो चीज याद ना हो पाए उसके बारे में क्यों लिखना, नोट्स में मत लिखो। तो शुगर कैन याद हो जाएगा, बनाना याद हो जाएगा, ग्रेप्स याद हो जाएगा, वो ठीक है भैया। ये सब काट दो बेटा, जो याद ही नहीं कर सकते क्या फायदा उनका, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला आता है रूट कटिंग। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट को काट के लगा सकते हो। एग्जांपल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, स्वीट पोटैटो। हां, जो स्वीट पोटैटो होता है वो क्या होता है, उसकी आप रूट को काट के लगाओगे तो नया प्लांट क्या होगा, वहां से बेटा उग जाएगा, है ना। इसका एक और एग्जांपल है जो कि तुम्हें याद रखना है, वो है क्या, ब्लैकबेरी एंड रसबेरी। ये जो होते हैं मुझे पता है वो फ्लेवर आ रहे हैं आजकल आइसक्रीम के, रसबेरी, ब्लैकबेरी, पर ये जो प्लांट होते हैं इनकी भी अगर हम रूट को काट के लगाएंगे तो नया प्लांट इजीली उग जाता है, ठीक है। तो एक प्रोसेस हो गया कटिंग, आर्टिफिशियल है क्योंकि मैं कर रहा हूं, ये तुम कर रहे हो, है ना। तुम अगर नहीं सुने ना वो सब हो तो ये तुम कर रहे हो, है ना। तुम्हें किसने दिया, लगा दिया, बिजनेस में बिजनेस, यस गुड वर्क बेटा, अब सीख पाए तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला जो मेथड है उसका नाम है लेयरिंग। क्या है बेटा, लेयरिंग। क्या है लेयरिंग, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, एक मिनट। लेयरिंग, आ जाओ भाई, लेयरिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। लेयरिंग क्या है, लेयरिंग का मतलब क्या है, मान लो एक प्लांट था, उस प्लांट की एक ब्रांच निकल रही थी, मान लो ये प्लांट था, उस प्लांट की एक ब्रांच निकल रही थी। अब उस ब्रांच को मैंने मोड़ के मिट्टी में डाल दिया, मैंने उसको सॉइल में डाल दिया। अब पता क्या होगा, जब मैं उसको ऐसे मोड़ के अंदर डाल दूंगा ना, तो यहां से क्योंकि मिट्टी है तो यहां से क्या होगा, इस पॉइंट पे रूट्स वगैरह निकलेंगी और एक नया पौधा ऐसे उग जाएगा, और बाद में मैं इसको ऐसे कट कर दूंगा। समझ पाए, एक प्लांट को मोड़ के अंदर डाला, एक नया प्लांट उग गया, फिर इनको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो लेयरिंग, द स्टेम ऑफ द प्लांट इज बेंट डाउन अंटिल इट टचेस द सॉइल, आफ्टर इट डेवलप्स रूट, द ब्रांच इज कट एंड ग्रोन इनटू न्यू प्लांट। जो मैंने आपको बताया, एग्जांपल याद रखना है बस, लेमन, रोज, जैस्मिन, है ना, लेमन, रोज, जैस्मिन, ठीक है। तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे घर में भी इनमें से किसी का पेड़ है तो तुम थोड़ा सा बेंड कर लेना और उसको लगा देना, तो एक नया प्लांट उग जाता है। उसको लेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेयरिंग, है ना। अगर तुम्हारे घर पे वो आते हैं, वो भैया आते हैं, कौन से भैया हैं वो, कौन से भैया हैं, माली, माली जो भैया होते हैं, गार्डनर, अगर वो आते हैं और वो बोल दें कि ये तुम्हारा मास्टर तुम्हें गलत बता रहा है, तो फिर देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। नहीं, वो लोग भी ये टेक्निक को यूज करते हैं, राइट। चलिए, अच्छा डायग्राम समझ आया, ये देखो ये रहा डायग्राम। मैंने क्या करा, प्लांट को करा, यहाँ से रूट आ गई और ये प्लांट ऊपर वापस हो गया, बाद में इसको कट कर देते हैं। चलिए, थर्ड मेथड आता है, थर्ड एंड फाइनल मेथड आता है, जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। क्राफ्टिंग नहीं, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, जी फॉर जिराफ, जी फॉर ग्राफ्टिंग, समझना बेटा। अब मैं एक स्मार्ट फार्मर बन चुका हूं। कौन बन चुका हूं बेटा मैं, कौन बन चुका हूं, आई एम दी स्मार्ट फार्मर, है, पीके दी स्मार्ट फार्मर गाइस। तो अब मैं स्मार्ट फार्मर हूं, तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे मन में था कि यार मेरे जो बगीचा था, या आई हैव बगीचा, यू नो, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक बगीचा, सपनों में सोच, और उसमें क्या ही मजा आ जाएगा ना, अगर एक बगीचा होगा अपना, तो उसमें कैसे झूला लगाएंगे, वो लेटने वाला, उसमें लेट के क्या मजे, ओह सॉरी। तो देखो अगर मान लो एक बगीचा है, तो अगर उसमें एक पेड़ है मेरे पास एप्पल का, इसका एप्पल का, पर यार मैंने सोचा यार मौसम चल रहा है आम का, तो यार मैं आम लगा जाए, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, आम लगा जाए, आम जरूर। तो मैंने क्या करा, मेरे पास पेड़ था, किसका, मेरे पास पेड़ था किसका, एप्पल का, ठीक है, एप्पल का पेड़ था, और मुझे लगा था मैंगो। तो मैं स्मार्ट फार्मर गाइस, तो मैंने क्या करा, पहले तो मैंने कहा ये एप्पल वाले पेड़ को तो मैं काट देता हूं, तो मैंने उसको ऐसे काट दिया, मैंने उसको क्या करा, काट दिया, ठीक, ऊपर से काट दिया मैंने, हां। और मैं क्या, बगल वाले खेत में, है ना, चिंटू लाल का जो खेत था उसमें गया मैंने देखा इसके पास तो भैया आम के पेड़ हैं, तो मैं रात को गया चुपचाप से, नहीं रात को पेड़ नहीं काटे, सॉरी दिन में गया मैं, दिन में मैंने जो आम का पेड़ था उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो काट दिया, उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो व्यस्त था ना मैं हुआ के साथ, मैंने काट दिया भाई, है ना। इसलिए बोलते हैं व्यस्त मत हुआ करो ज्यादा, फोकस ऑन योर गोल। तो देखो अब मेरे पास मैंगो के पेड़ की अपर पार्ट है, यानी स्टेम है, तो मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर वो मैंगो का पेड़ लगाया, मैंने वो मैंगो का पेड़ लगाया और मैंने इसको ऐसे बांध दिया, एक रस्सी ली और ऐसे 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 बांध दिया। अब यहां से क्या होगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। मेरे पास पेड़ ऑलरेडी था एप्पल का, रूट्स वगैरह सारी एप्पल की थी, बट अब पेड़ कौन सा बन जाएगा, पेड़ के पास जो न्यूट्रिशन जाएगा ऊपर, वो मैंगो वाले पेड़ के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, मैंगो वाले पेड़ के पास जाएगा, समझे, समझे, हाँ समझे। यानी मैंने अपने एप्पल के पेड़ की मदद से मैंगो वाली, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। बहुत बढ़िया। यानी ग्राफ्टिंग में क्या होता है, अब ग्राफ्टिंग में ना दो पार्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूं। पहले ये समझो, स्टेम ऑफ वन प्लांट इज जॉइंड टू द रूटेड स्टेम, यानी जो मेरा एप्पल का पेड़ था वो रूटेड स्टेम था, और जो मेरा ऊपर वाला पार्ट था मैंगो का, वो क्या है, वो एक न्यू प्लांट है, अनदर प्लांट है, ठीक है, इज कवर्ड विद ग्राफ्टिंग वैक्स, यानी दोनों के बीच में ग्राफ्टिंग वैक्स लगाते हैं, उनको चिपका देते हैं ऐसे, दिख रहा है, ऐसे चिपका देते हैं, देखो ऐसे चिपका देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे जो एप्पल का था नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक, और जो हम ऊपर लगाते हैं जोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्कियोन। क्या बोलते हैं, स्कियोन। नीचे वाला स्टॉक स्कियोन। कैसे याद करोगे, जिसे बोलते हैं यार हमारे पास बहुत सारा स्टॉक में सामान रखा है, गाड़ियों स्टॉक में बहुत सारी गाड़ियां रखी हैं, बोलते हैं ना स्टॉक, यानी जो पहले से क्या है, एप्पल का पेड़, मतलब नीचे वाला, तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम स्टॉक बोलते हैं जो पहले से, और जो नया आएगा उसको हम स्कियोन बोलेंगे, ठीक है, जो हम इससे जोड़ेंगे। क्या बात क्लियर है, लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं स्टॉक, अपर पार्ट को क्या बोल रहे हैं बेटा, स्कियोन। क्या ये बात क्लियर है, इस मेथड को हम बोलते हैं क्या, ग्राफ्टिंग। किन किन के बीच में हो सकता है, मैंगो ट्री कर सकता है, एप्पल ट्री, रोज, सिट्रस प्लांट, यानी ऑरेंज या फिर लेमन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, अगर समझ आए तो चैट में एक बार पीके 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 कर देना ताकि मजा आ जाए। बताओ भाई, भैया आपने आम के फार्म हाउस में कब बुलाओगे, वाह वाह, बताओ दोस्तों, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पूरा पढ़ लिया है, आर्टिफिशियल भी पढ़ लिया, नेचुरल भी पढ़ लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, वो क्या है, वो है एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि ना जब सवाल आता है ना 3 नंबर के अंदर, तो डायरेक्टली आता है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पहले तो डेफिनेशन पूछेगा, वो मैंने आपको बता दिया, है ना। सेकंडली आएगा व्हाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर तो तुम 3 स्टार लगा लो, ठीक है, 3 स्टार लगा लो, ठीक है। देखो अब इसके कुछ पांच वो हैं रीजन। पहला रीजन क्या है समझते हैं, देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या हो रहा है ना, जो पेड़ बन रहा है ना, एक ही प्लांट से मैं बहुत सारे पेड़ बना पा रहा हूं, यानी इट इज क्विक, इजी एंड चीप मेथड। समझ रहे हो ना, एकदम चीप है, सस्ता है, क्योंकि हम एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं, तो क्विक, इजी और चीप। पहला तो एकदम इजी है। अगला जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, ये नहीं समझना, मैंने वो नेहा जी को एक रोज मिला था, अब उस रोज से उसने एक नया
पौधा उगाया, तो अब देखो उसी पौधे से दूसरा पौधा उगाया, यानी वो जेनेटिकली सेम होंगे, यानी उनके अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना वो सेम होंगे, समझ रहे हो? यानी इससे क्या होता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, यानी जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो एकदम सेम होंगे। ये हो गया सेकंड। दूसरा मतलब तीसरा, थर्ड देखना, प्लांट प्रोड्यूस बाय दिस मेथड हैव हाई सर्वाइवल रेट ऑलमोस्ट 100%। देखो होता क्या है, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है पेरेंट के हिसाब से, अरे भाई पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर है, तो इस वजह से जो डिसीज की चांसेस है वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, यहाँ पे डिसीज फ्री हो जाते हैं प्लांट। अगला डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि अगर आपने देखा हो ग्राफ्टिंग में हमने क्या करा बेटा, ग्राफ्टिंग में हमने जो मुझे पेड़ उगाना था मैंने वो पेड़ उगा दिया, यानी मुझे जो चाहिए डिजायर्ड कैरेक्टर, यानी जो मेरा मन है कैरेक्टर लाने का, मैं वो प्लांट इससे कर सकता हूं, है ना? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से एक और एडवांटेज है डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट, ठीक है? एक और तरीका मतलब एक और स्टेप या फिर एक और पॉइंट वो है इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं तो इनके जो प्लांट बनते हैं ना वो डिजीज फ्री बनते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है। बहुत बढ़िया, ये समझ में आ गया। लास्ट, सम प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स और टेक अ लॉन्ग टाइम टू मैच्योर कैन प्रोपोगेट इजीली बाय यूजिंग दिस मेथड, यानी कुछ ऐसे प्लांट जिनको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है ना, सालों लग जाते हैं, इतना हम वेट कर नहीं सकते, हम क्या करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से जल्दी कर देते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है? तो कुछ ऐसे प्लांट जो कि बहुत टाइम लेते हैं ग्रो करने में, उनके लिए भी मेथड बहुत फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्ट। क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। चलो बताओ, समझ आए? जल्दी बताओ, बोलो, डन है? अगर ये पांचों पॉइंट समझ आ गए हैं, अगर ये पांचों पॉइंट समझ आ गए हैं तो एक बार जल्दी से बता दो क्या हो गया भाई, बताओ पांचों पॉइंट समझ आ गए, एडवांटेजेस क्या है, तो हम आगे बढ़े। नहीं चल रहा भाई, चल जाए यार, ठीक है चल बहुत बढ़िया, डन डन। तो यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेसिकली क्या है, बहुत फास्ट होता है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल है, डिसीज फ्री है, सब कुछ सेम है। अब ना क्वेश्चन कभी कभार क्या आता है कि ये बताओ कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कोई डिसएडवांटेज भी है क्या? तो देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डिसएडवांटेज क्या है, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, कोई बता सकता है? डिसएडवांटेज कोई बता सकता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कोई डिसएडवांटेज किसको याद आ रही है? यस, क्या कोई बताएगा? या जो इसकी एडवांटेज है ना वही डिसएडवांटेज है, समझाता हूं कैसे। ये जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली सेम है, एंड दिस इज द पॉइंट। समझना बेटा, अगर मान लो पेरेंट है, समझना ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर में कि अच्छा सारी एडवांटेजेस तो बता दिया, ये बताओ कि क्या कोई डिसएडवांटेज भी है? तो यस देयर इज अ डिसएडवांटेज दैट द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर जेनेटिकली सेम, यानी एकदम डिट्टो कॉपी निकलता है भाई। अब समझो मान लो गलती से बाय एनी चांस, बाय एनी चांस, समझना समझना क्या बोल रहे हो, क्या गलत लिख दिया? अरे यार ले यार, तू बिल्कुल ही क्या मतलब एक एस के चक्कर में, वाह यार वाह, हाँ बहुत बढ़िया। अब ठीक है यार, तो कैसे लोग हैं, मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, रॉन्ग रॉन्ग क्या लिखे जा रहे हैं, क्या हो गया इनको यार सबको, वाह यार ठीक है। तो समझ आया, क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर है। अब मान लो पेरेंट के अंदर कोई डिसीज है, फॉर एग्जांपल पेरेंट के अंदर कोई डिसीज है, तो होगा क्या बेटा, अगर पेरेंट के अंदर कोई भी डिसीज होगा तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी कि वही डिसीज बाकी प्लांट्स में भी ट्रांसफर होगा, यानी प्लांट्स अगर पेरेंट के अंदर कोई डिसीज है तो वो डिसीज आगे भी ट्रांसफर हो जाएगा। इस वजह से ये जो प्रॉपर्टी है ना जेनेटिकली सिमिलर वाली, ये कुछ केसेस में अच्छी भी है पर कुछ केसेस में बेकार भी है। अगर क्या पता पेरेंट प्लांट के पास कोई बीमारियां हो, है ना, उस वजह से आगे के प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में, बताओ डन, क्या बात समझ में, ठीक है डन। क्या लिख रहे हैं यार, क्या हो गया इनको, एक तो चैट इतनी तेज चलती है ना कुछ समझ ही नहीं आ पाता। स्टॉक मार्केट क्यों लिख रहे हैं सब, क्या हो गया स्टॉक मार्केट में? हैं? क्या क्या लिखते हो तुम कभी कभार? एक बच्चा लिख रहा है पिंपल, क्या हो गया पिंपल भाई, पिंपल हो रहे हैं क्या? अगर हो भी नहीं तो क्या हो गया, क्या हो गया? समझ नहीं पता क्या हो जाता है तुम लोगों को, अचानक से पढ़ाई से फोकस ना जाता है तुम्हारा, फोकस ना जाता है तुम्हारा। ठीक है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि टिश्यू कल्चर। ये वैसे एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया बेटा, बट फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अच्छा तुम्हें पता है क्या होने वाला है, एक फॉर्म आने वाला है। अरे बहुत प्यारी चीज है, मैं पहले एक बार भुवन भैया से पूछ लेता हूँ, तुम्हारे भुवन भैया से कि क्या उन्होंने फॉर्म डाल दिया गया। बहुत बहुत प्यारी चीज है, दो बहुत प्यारी अनाउंसमेंट मैं आपको आज करता हूँ। रुको रुको पहले मैं एक बार कॉल पे पूछ लेता हूँ, ठीक है? हेलो भुवन भाई, क्या फॉर्म जा चुका है, बच्चे पूछ रहे हैं। अच्छा तो देख लो यार कब तक डल जाएगा, क्या टाइम बता दूं बच्चों को? ठीक है तो क्लास के बाद डल जाएगा ना, ठीक है। तो दोस्तों किस चीज का फॉर्म तुम सोच रहे होगे, किस चीज का फॉर्म तुम सोच रहे होगे? अब क्या है कि 5 सितंबर आ रहा है, क्या होता है 5 सितंबर को, बताएगा बताएगा क्या होता है, क्या होता है? 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे, ठीक है? लास्ट ईयर क्या किसी को पता है टीचर्स डे पे क्या हुआ था? क्या तुम तो अभी हो, तुम्हारे सीनियर्स को पता होगा, क्या किसी को पता है कि क्या हुआ था लास्ट ईयर टीचर्स डे में? टीचर्स डे में हम आप लोगों की वीडियोस पे बैठ के रिएक्ट करते हैं, यानी इट इज द डे फॉर यू ऑल टू शो योर टैलेंट, यानी आपके अंदर कितना टैलेंट है, ये वो दिन है जब आप बैठ के अपना टैलेंट दिखाने वाले हो दोस्तों, है ना? कैसे टैलेंट दिखाओगे? एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में आपको फिल कर देना है, फिर डेडलाइन मेरे हिसाब से 3 सितंबर तक होगी। तो उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना रहता है। उस फॉर्म में आप अपनी वीडियो अटैच करोगे। लास्ट ईयर बच्चों ने क्या करा था, तुम सर्च करना टीचर्स डे नेक्स्ट टॉपर, तो लास्ट ईयर का एक लाइव सेशन किया था हमने, वो दिखेगा तुम्हें। तो उसमें बच्चों ने क्या करा था, मिमिक्री करी थी, मेरी मिमिक्री करी थी बहुत भाई, कुछ बच्चों ने इतनी अच्छी मिमिक्री करी थी ना यार, कितनी प्यारी मिमिक्री करी थी। बाकी टीचर की मिमिक्री करी थी, शोध भैया सर, है ना? उसके अलावा और क्या किया था, मतलब थोड़ा बहुत कॉमेडी सीन्स रिक्रिएट करे थे, नेक्स्ट टॉपर के कुछ प्यारे मूवमेंट्स रिक्रिएट करे थे, है ना? कुछ लोगों ने क्या करा था कि शूट करा था बाहर कि कुछ रील वगैरह बनाई थी, है ना? कि तो तुम उस फॉर्म में भी डाल सकते हो, या फिर तुम अगर जैसे कुछ बच्चे जो कि पेजेस वगैरह चलाते हैं, एडिट वगैरह हमारे डालते हैं, तो तुम खुद रिकॉर्ड करके भी अपना उसके ऊपर भी डाल सकते हो। हैशटैग आपको मिलेगा फॉर्म में, बस उस हैशटैग को डाल देना ताकि हम लोग आपकी वो वीडियो तक पहुंच पाएं, ठीक है? तो वो एक पूरा बेस्ट वीडियोस जो होंगी, वो वीडियोस का एक टीम कंपाइलेशन बनाती है, मतलब एक पूरा जोड़ के वो हमारे पास आता है, और हम लाइव जाते हैं और 1-1.5 घंटे बैठ के टीचर्स डे पे उन सारी वीडियोस को देखकर रिएक्ट करते हैं भाई। बहुत प्यारा मूवमेंट होता है वो। तो वो बहुत मजेदार चीज होगी, तो जरूर जरूर, है ना? तो वो चीज अगर आपके अंदर भी वो है, बच्चों ने गाने लिखे थे, सॉन्ग्स गाए थे, है ना? कुछ बच्चे गिटार बजा के गाने गाए थे, तो ऐसी सारी वीडियोस लास्ट ईयर का देखना, आपको पता चलेगा। पर मिमिक्रीज बहुत अच्छी थी भाई पिछले साल, तो क्या प्यारी मिमिक्री थी, एक्टिंग देखते ना तो बच्चों की मजा आ जाता तुम्हें। तो यस, तो वो देखना। और दूसरी चीज इज ऑब्वियसली ओलंपियाड आने वाला है, नेक्स्ट टॉपर ओलंपियाड इज कमिंग वेरी सून, ठीक है? जल्द ही नेक्स्ट टॉपर का ओलंपियाड आएगा। ओलंपियाड का फाइनल राउंड ऑफलाइन राउंड होता है, यानी
सारे बच्चों में से सेलेक्ट होकर 100 बच्चे जो कि दिल्ली में आएंगे, ऑफलाइन राउंड होगा, हमसे भी मिलेंगे, हमारे साथ बैठ के बजर राउंड होगा जो कि लाइव होता है पूरा, है ना, उसमें खेलेंगे और गिफ्ट तो भैया है ही बहुत तगड़े तगड़े, तो गिफ्ट तो मिलते ही हैं सभी को, ठीक है। तो 2 स्टेजेस होती है, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी, बट जो राउंड होता है मजा ही आ जाता है। पूरी डिटेल के लिए अभी एक हम सेशन लेंगे, उसमें आपको बता देंगे, राइट। चलो मजा आ जाएगा बट दोनों चीजों में बहुत मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा। अब टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? तो टिश्यू कल्चर क्या है? एक ऐसा मेथड है, मतलब ये लेबोरेटरी का मेथड है, लैब्स होती है ना, लैब्स, बायोलॉजी लैब्स। तो ये क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्लांट बना देते हैं, यानी प्लांट का टिश्यू लेते हैं। टिश्यू तो पता ही है तुम्हें, एक टिश्यू लेते हैं, सेल लेते हैं, सेल का पार्ट होता है टिश्यू, है ना, सेल को जब हम डुप्लीकेट करते जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है, उस टिश्यू की मदद से पूरा प्लांट बना देते हैं भाई, ये बायोलॉजी लैब के अंदर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉलर पीसेस ऑफ टिश्यूज अंडर स्टेराइल कंडीशन इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। यानी देखो टेस्ट ट्यूब में ना ये कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स को ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो टिश्यू होता है ना, वो बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम के अंदर, 7 दिन के अंदर एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है ना कि हम बहुत जल्दी, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर यार एक प्लांट जिसको शायद 15 दिन लगते हैं ग्रो करने में, वो लैब के अंदर 2 घंटे के अंदर ग्रो कर जाता है। और तो ये बहुत ज्यादा ऐसी चीज है, साइंटिफिक चीज है जो कि आजकल बहुत यूज होता है, टिश्यू कल्चर, ठीक है। सेल्स आर यूजुअली टेकन फ्रॉम ग्रोइंग टिप्स, यानी जो प्लांट की जो टिप्स होती है उनसे ऐसे निकाल लेते हैं टिश्यूज को, सेल्स को, और उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। दी सेल डिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल कॉल्ड कैलस। ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं फिर भी बता रहा हूं। द कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग स्पेसिफिक हार्मोन दैट हेल्प इट डिफरेंशिएट एंड डेवलप इनटू प्लांट्स। यानी अब ये जो छोटा सा टिश्यू था, इसको एक दूसरे टेस्ट में डालते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स क्या करता है, बहुत जल्दी ग्रो कराता है और एक प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। दीस प्लांट्स आर लेटर ट्रांसफर्ड इनटू सॉइल, सॉइल में डाल देते हैं, जिससे कि एक बहुत जल्दी प्लांट उग जाता है। अब इसके एडवांटेज याद रखना, एडवांटेज क्या है? लार्ज नंबर ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, ये इसके एडवांटेज है, यानी सबसे ज्यादा प्लांट उगा सकते हैं, वो भी डिजीज फ्री प्लांट उगा सकते हैं इसकी मदद से। क्या चीज क्लियर है? बताओ बताओ जल्दी, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी? टिश्यू कल्चर समझ आया क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, बट उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देते हैं, है ना, बस 5 मिनट लूंगा, फिर आपको क्वेश्चन कराऊंगा एंड देन छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। तो वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सवाल ही आता है ना, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट जो हमारी वेडनेसडे से क्लास होगी उसके अंदर में यही पढ़ना है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों, आखिर वाई वाई वाई, बोलो बोलो बोलो, क्यों क्यों, मतलब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़िया था, बट क्यों, इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। समझना बेटा, सबसे पहले डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इजंट परफेक्ट, लीडिंग टू वेरिएशन। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा आते हैं, ठीक है। वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एज दे allow some individual to adapt better to the changes। यानी वेरिएशन आएंगे तो जो स्पीशीज होंगी वो अडैप्ट कर पाएगा, और वो जो स्पीशीज है वो लंबा जी पाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीड्स अप द वेरिएशन बाय कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल क्रिएटिंग न्यू एंड यूनिक कॉम्बिनेशन। ये भाई सेम चीज है कि जब 2 इंडिविजुअल आएंगे, दोनों के डीएनए कंबाइन होंगे, तो जो नया इंडिविजुअल आएगा वो बेटर होगा, समझ रहे हो, वो बेटर होगा। बट एक मिनट, आपके पापा इंटेलिजेंट, आपकी मम्मी इंटेलिजेंट, लेकिन तुम तो ओके सॉरी मजाक कर रहा था। तो हाँ ठीक है, तो मतलब बाइसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसमें कभी भी आंसर ये मत लिखना कि मजे, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि जब 2 आते हैं, डीएनए मिक्स होते हैं, वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, बदलाव आएगा तो स्पीशीज लंबी जिएंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, आया समझ में? बहुत बढ़िया। एक मिनट जरा, कहाँ गया कहाँ गया? अब इसमें ना आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स समझ लो बेटा, क्योंकि इन टर्म्स को ना जब हम चाहे प्लांट्स का रिप्रोडक्शन पढ़े चाहे ह्यूमंस का पढ़े, उन दोनों के अंदर ये जो कुछ टर्म्स है ना, ये बार-बार पूछी जाएंगी, ये बार-बार यूज होंगी, इनका जिक्र होता है, तो आपको वर्ड समझ आनी चाहिए। पहली वर्ड है जर्म सेल। जर्म सेल क्या होता है? अरे कीड़ा नहीं है, ये कीड़ा नहीं है, जर्म सेल का मतलब सेक्स सेल, जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूं, ठीक है। इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर बट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दे आर स्पेशलाइज्ड। जैसे एक होता है मेल, है ना, जिसको स्पर्म सेल बोलते हैं, फीमेल के अंदर ओवम होता है, ठीक है। तो याद रखना, इन मेल उसको हम बोलते हैं क्या, मेल गैमीट भी बोलते हैं, ठीक है, गैमीट भी बोलते हैं, फीमेल गैमीट भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब समझना बेटा, मैं आपको क्या-क्या टर्म्स बताना चाहता हूं, प्रोसेसेस याद कर लो बस, मैं आपको टेबल दिखाता हूं, बस प्रोसेसेस याद कर लो, बाकी दिमाग लगाना नहीं है। कैसे होता है पूरा प्रोसेस, उसको याद कर लो बस, देखना मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको वेडनेसडे को, बट अभी तुम बस प्रोसेस याद कर लो। प्रोसेस क्या है? मेल गैमीट आया, मेल सेक्स सेल आया, फीमेल सेक्स सेल आया, दोनों आए, आपस में मिले, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझना बेटा, पहला क्या है, गैमीट ट्रांसफर होते हैं और पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन। इधर से आया, दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हो गया। स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना, मैं चाहे किसी भी जानवर का, प्लांट का, किसी का भी रिप्रोडक्शन करूं, मैं किसी की भी बात करूं रिप्रोडक्शन की, है ना, तो हां, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें ये सेम चीज रहने वाली है, ठीक है। हां बहुत बढ़िया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखना, अगला क्या है, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों सेल कंबाइन होते हैं, तो सबसे पहले जो चीज बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या आपका नाम याद कर लो बेटा, जाइगोट बार-बार जिक्र होने वाला है, जाइगोट, ठीक है। अभी जाइगोट जब डेवलप होता है, बड़ा होने लगता है, तो जाइगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, किसमें बेटा, एम्ब्रियो में, इसमें एम्ब्रियो में, ठीक है। हाँ, अब ये जो एम्ब्रियो है, ये बड़ा होते होते एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये टेबल याद कर लो, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, पहले कौन बनेगा, जाइगोट। सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। अब बस अभी के लिए ये टेबल याद कर लो। क्या ये टेबल क्लियर है? अभी मुझे इतना बता दो, बताओ, क्योंकि ये टेबल ना हमें हर जगह काम आएगी। अब जो भी हमें अगले 3 लेक्चर्स में पढ़ना है ना, तीनों लेक्चर्स के अंदर ये टेबल बेटा बहुत काम आएगी। तो मुझे इतना बताओ, क्या ये टेबल आपको पूरी की पूरी क्लियर है क्या? जल्दी बताओ, 1 मिनट, कहाँ गया? हाँ बताओ जल्दी, ये टेबल क्लियर है कि फ्यूजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये तो कोई काम करनी है। चलो डन। चलिए, तो आप कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब खेलते हैं एंड देन क्लास को एंड करेंगे। चलो सवाल जवाब खेलते हैं, देन क्लास को एंड करेंगे। बस 5 मिनट बेटा, 5 मिनट। मुझे पता है तुम्हारी 8 बजे क्लास है। चलो बताओ, ए सबका यार है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट थ्रू लीव्स? ब्रायोफिलम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लीफ की मदद से प्रोपेगेट करता है, यानी आगे बढ़ता है। नाम मैंने इसलिए बोला था याद करने को, प्लांट्स दैट कैन बी रेज्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो मैंने बोला था एग्जांपल्स याद करना, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनमें से कौन कौन से प्लांट कर सकते हैं। शुगर केन कर सकता है, रोज कर सकता है, ग्रेप्स भी कर सकते हैं, राइट। शुगर केन कर सकता है, रोज कर सकते हैं, ग्रेप्स कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा और कौन कौन से कर सकते हैं? क्या मस्टर्ड कर सकता है? क्या मस्टर्ड कर सकता है? नहीं, मस्टर्ड नहीं कर सकता, है ना। हाँ ए बहुत बढ़िया, मस्टर्ड कहीं एग्जांपल में नहीं था बेटा। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करो।
ब्रायोफिलम लीफ की मदद से करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सही है। पोटैटो की स्टेम होती है, सही है। मनी प्लांट, देखो मनी प्लांट भी रूट की मदद से मतलब स्टेम की मदद से प्रोपगेट कर लेता है, लेकिन जो रोज होता है वो भी तो स्टेम की मदद से करता है, कट करके डाल देते हो, है ना। एक मिनट को, मनी प्लांट में भी इशू आ सकता है, क्या लगता है सी होगा या डी होगा, बताओ। कंफ्यूजिंग, सी या डी, सी या डी। रोज कैसे प्रोपगेट करता है बेटा, रोज कैसे प्रोपगेट करता है, जल्दी बताओ कैसे करेगा, कोई लिख पा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस डी है, डी है, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, देखो बेसिकली वो स्टेम की कटिंग से होता है, रूट से नहीं होता, रूट की कटिंग से रोज प्रोपगेट नहीं होता बेसिकली, मेनली उसका जो है वो स्टेम से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय लीफ, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ब्रायोफिलम। आगे बढ़ा जाए, विच वेजिटेटिव, बताओ भाई कौन सा वेजिटेटिव मेथड है जिससे कि आइडेंटिकल प्लांट्स इन लार्ज नंबर में निकाल दिए जाते हैं। एक टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिससे कि कम समय में बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बियर अर्ली डैश एंड डैश, वाह यार क्या लगता है इसका आंसर। मुझे चैट यार, एक दो बच्चों की चैट क्यों दिख रही है मुझे बस, और बच्चों की चैट क्यों नहीं दिख रही है आज, और बच्चे कहाँ हैं, लॉक वॉक हो गई क्या चैट। देखो ये वैसे तुम्हें भी पता नहीं है बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो सही आंसर आएगा ना, प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होते हैं ना उसमें फ्लावर और फ्रूट बड़ी जल्दी आता है, क्यों आता है उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है, उसके बारे में आगे भी बात करेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा रीजनिंग देखते हैं। लेयरिंग इज कॉमनली यूज्ड इन अ प्लांट लाइक जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी, क्या लगता है बेटा। A part of the stem is bent down and covered with the soil from the root, ये रीजन तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है, पर एक बार ये स्टेटमेंट बताओ लेयरिंग, अगर तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें लेयरिंग के एग्जांपल भी बताए थे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखो लेयरिंग के अगर मैंने आपको एग्जांपल बताए थे तो उसमें एक एग्जांपल था जैस्मिन, जैस्मिन था, रोज था और क्या था, लेमन था, याद आया, याद आया। हाँ ये तीन थे इसके अंदर, ठीक है। और वहां पर क्या है, हमें ऑप्शन में क्या दिए गए, ऑप्शन में क्या दिए गए, कहां गए भाई ऑप्शन, अरे भैया निकल जाओ यार, कहां गए। हाँ ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में दिए गए जैस्मिन एंड स्ट्रॉबेरी। क्या लगता है, देखो स्ट्रॉबेरी वहां पर था नहीं, स्ट्रॉबेरी वहां पर था नहीं, पर एक तरीके से जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है ना यार वो भी प्रोपोगेट कर लेता है लेयरिंग की मदद से, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना, इसको भी ऐड कर लेना, ये भी प्रोपोगेट कर लेता है, जैस्मिन भी कर लेता है, ये भी कर लेता है। तो यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब इसमें रीजन क्या है, अ पार्ट ऑफ द स्टेम इज बेंट डाउन एंड कवर्ड विद द सॉइल टू फॉर्म रूट्स, क्या ये इसका रीजन करेक्ट है, तो हाँ ये इसका रीजन भी करेक्ट ही है यार, है ना। ये दोनों प्लांट कर लेते हैं क्योंकि लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग में ये होता है, राइट, यस ए आएगा बेटा इसका आंसर, रीजन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ो जाइए। अगला सवाल, बनाना इज प्रोपोगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बनाना को भी टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। सीड्स ऑफ बनाना प्लांट आर वेरी स्मॉल एंड नॉट वाइबल, क्या वो बहुत छोटे होते हैं और वो जल्दी ग्रो नहीं करते, क्या बनाने के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या लगता है, जल्दी बताओ। एक तो तुम लोगों की चैट्स को क्या हो रहा है आज, क्या लग रहा है बेटा। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, एकदम सही कह रहे हैं भैया, दूसरी स्टेटमेंट भी बेटा ट्रू है, हाँ सही सही कह रहे हो। अब तुम ये चेक करो कि क्या इसका रीजन है, बिल्कुल बिल्कुल रीजन भी सही है, इसका आंसर भी यही आएगा बेटा, मैं बताता हूँ क्यों। देखो अगर बनाना का प्लांट किसी ने देखा हो तो उसकी सीड्स छोटी होती है और थोड़ा टाइम भी लगता है, अब समझना इस वजह से ही, इसी रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से बनाना को टिश्यू कल्चर की मदद से क्या किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है। तो यानी आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाले क्वेश्चन आगे, एक्सप्लेन ग्राफ्टिंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। देखो आजकल तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते पूछे नहीं जाते, बट हाँ फिर भी ग्राफ्टिंग के डायग्राम में कुछ था तो था नहीं। ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे थे, एक स्टॉक था नीचे वाला, ऊपर वाला स्कियोन था, दोनों को जोड़ रहे थे, तो बस ये डायग्राम आपको बनाना था, एक स्कियोन ऊपर वाला, नीचे वाला स्टॉक, दोनों को जोड़ दिया, बस ये आपको बनाना था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस। देखो डिसएडवांटेजेस क्या है तुम्हें पता है, आइडेंटिकल सेम प्लांट बनेगा तो उससे क्या होगा, बोलो डिजीज आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं बेटा, डिजीज आ सकते हैं। अब भैया दूसरे एडवांटेज तो हमें याद ही नहीं, आपने पढ़ाई पढ़ाई नहीं, अरे पढ़ाई है, अगर डिजीज आ जाएंगे तो प्लांट का लाइफ स्पैन कम हो जाएगा ना, अरे जल्दी मर जाएगा। तो दूसरा डिजीज देखो, दूसरी प्रॉब्लम ये रही, दूसरी प्रॉब्लम क्या बेटा, ये रही शॉर्टर प्लांट लाइफ स्पैन। तो पहली प्रॉब्लम डिसीज आ जाएंगे, दूसरी प्रॉब्लम अगर डिसीज आ जाएंगे तो मर जाएगा भाई जल्दी, राइट सही है। चलो गिव रीजन, पोटैटो इज कॉल्ड अ स्टेम नॉट अ रूट, क्यों, क्योंकि देखो पोटैटो के जो आंखें आती हैं जिनको आईज बोलते हैं, पोटैटो की आईज बोलते हैं या फिर हम उन्हें नोट्स बोलते हैं, वो जो पार्ट होता है ना वो स्टेम का पार्ट होता है, वो रूट का पार्ट नहीं होता, है ना। तो याद रखना पोटैटो बियर्स आईज और नोट्स व्हिच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेम। व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रेफर्ड इन हॉर्टिकल्चर, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इसको काट दो भाई, दूसरे सवाल को इसको काट दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, What is vegetative propagation? पता है तुम्हें? List with brief explanation of three advantage. Advantage तुम बता दोगे। Select the two plants from the following which are grown by this process. Banana, wheat, mustard, jasmine, gram. एक तो बनाना और एक जैस्मिन, एक जैस्मिन। ये दो जो प्लांट्स हैं इनको ग्रो किया जाता है ना। ये दो आपने सेलेक्ट कर लिए, चलिए बहुत बढ़िया। चलो कुछ चार पांच सवाल और हैं बेटा, वो सारे हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, तो वो आप जैसे मैंने कल आपको रीड करने के लिए दिया था, यही आपका होमवर्क है कि आप रीड करना इन सारे क्वेश्चंस को, जैसे कि कंपेयर कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये रीड करना पहला होमवर्क। ये भी HW इसको रीड करना है ना। ये आपका HW इसको रीड करना। ये सारे वही क्वेश्चन है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक ये HW इसको, अच्छा ये तो उसी का पार्ट है, ये जो मैंने आपको ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, तो ये पैसेज के बाद कुछ क्वेश्चन है, कुछ उसके पार्ट्स हैं, तो बस आपको वो पार्ट्स बताने हैं बस, ठीक है। ये हो गया फाइनली उस पैसेज के चार सवाल। यहां पर फाइनली आपका ये वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। अब मुझे बताओ आज की क्लास समझ आई, अगर पूरी तरीके से समझ आई तो पीके लिख देना। बताओ समझ आया सब कुछ। आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा खत्म कर दिया, 3 लेक्चर हुए हैं अभी तक, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया है। अब अगले 3 लेक्चर्स के अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक हमने चैप्टर इधर तक हमने ओवर कर दिया है, ठीक है। अब आप चाहो तो एसीपी अपलोडेड है, आप एसीपी ओपन करके जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सवाल हैं सारे सॉल्व कर सकते हो, अब वो आपसे बन जाएंगे, उनमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप बस ये जो होमवर्क क्वेश्चन है इनको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी है एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको प्लीज पढ़ के जाया करो यार, पेपर के अंदर बिल्कुल सवाल फंस सकता है। पक्का से करोगे, पक्का से करोगे, प्रॉमिस, प्रॉमिस, ठीक है। ऑन दिस नोट लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, मिलते हैं, ट्रेनिंग बाय बाय। चलो एसीपी कर लेना सॉल्व, क्योंकि फायदे में रहोगे, फिर डाउट डिस्कशन वाले दिन ऐसे नहीं आओगे भैया क्या बता रहे हो, कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं वेडनेसडे को, और याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।